हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारी इस चैनल में। हम मांगा कॉमिक का हिंदी में एक्सप्लेनेशन करेंगे, तो हमारे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहिए और सफ़र का मज़ा लीजिए। आज से हम न्यू मांगा स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ईट स्टार्ट विथ अ किंग पिंग अकाउंट। अपने दिल को थाम लीजिए और खुशी के पेटी बांध लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है हाओ के 18वें जन्मदिन से, जिसे हम येवू की तरह भी पुकार सकते हैं। हाओ की बहन फेफे उसको जन्मदिन की मुबारकबाद देती है। हाओ के डैड उसे पूछते हैं, तुम्हें क्या चाहिए, बताओ मुझे। मेन कैरेक्टर हाओ, जिसे हम येवू तरह पुकारते हैं, वो बोलता है, यदि आप ऐसा कहेंगे तो यह सच नहीं होगा। हाओ की बहन फेफे बोलती है, मुझे सस्पेंस में मत रखो भाई, आओ इसे सुने। और येवू की मॉम, फेफे बस अपने भाई को अकेला छोड़ दो। येवू के डैड बोलते, बस आप 18 साल के मर्द हो चुके हो और आपको लगता है कि आप भाई के पास एक गुप्त कोड है। मेन कैरेक्टर हाहो चौंक जाता है और एक मर्द ऐसा बोलने लगता है। फिर वो बोलता है, अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं चाहता हूँ कि हम हमेशा एक परिवार बने रहे, इसीलिए। और सब खुश हो जाते हैं। अचानक ही सीन बदल जाता है और दिखाया जाता है कि धमाके के साथ हमला हुआ है। और यह देखते ही हमारा मेन कैरेक्टर येवू डर गया। सामने की ओर इमारतें गिरने लगी थी और येवू ने अपने परिवार को इमारत से गिरते हुए देखा। मेन कैरेक्टर येवू डर जाता है और जोर से चिल्लाने लगता है, मॉम, डैड। यहाँ पर सीन बदल जाता है और चिल्लाने के तुरंत बाद सामने देखता है, वहाँ एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ गया था और उस मॉन्स्टर को देखते ही वो बहुत ही ज़्यादा डर गया था। और मेन कैरेक्टर ये वो जाओ जाओ ऐसे जोर से वो चिल्लाने लगता है। दूसरे ही पल सीन बदल जाता है और हम अपने मेन कैरेक्टर को क्लासरूम में डर के खड़ा होते हुए देखते हैं। मेन कैरेक्टर येवू ने मन ही मन सोचा, ओह यह एक सपना था। टीचर के पीछे पृथ्वी के युग के बारे में स्क्रीन पर दिख रहा है। पृथ्वी की उम्र के बारे में दिखाया जाता है। टीचर, ये वो क्या मेरी इतिहास की कक्षा ने आपको नींद ला दी या आपको सब कुछ समझ में आ गया। ये वो डरते हुए, आई एम सॉरी टीचर। टीचर गुस्से में, तो फिर आप हमें क्यों नहीं बताते कि पृथ्वी युग क्या है। ये वो डरते हुए, मैं कल रात देर तक काम कर रहा था और मैं दुर्घटनावश। यह अपनी बात अधूरी छोड़कर टीचर के सवाल का जवाब देते हुए, खैर पृथ्वी का पुराना युग वास्तव में। इतना सुनते ही टीचर उसे बीच में ही रोक देते हुए, टीचर गुस्से में, बस काफी है, आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, जाग जाओ और कक्षा के पीछे जाओ। मेन कैरेक्टर ये वो, हाँ टीचर। टीचर मन ही मन सोचते हुए, मैं यह बात भूल गया था, यह बच्चा सचमुच बहुत बेवकूफ है, या फिर मेरे चेहरे पर मुक्का मार देगा। अच्छा हुआ कि मैं समझदार हूँ। टीचर अपनी टेबल की स्क्रीन पर काम करते हुए, टीचर बोले, छात्रों को अच्छे नोट्स बनाने चाहिए, यह एक अनिवार्य परीक्षा है। और यहाँ पर सीन बदल जाता है। सीन बदलते ही हमें इस दुनिया के बारे में बताया जाता है, जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर रहता है। 2036 में अचानक टाइम स्पेस डिसऑर्डर हुआ, जिससे संपूर्ण पृथ्वी को खतरा है और अवसरों से भरे एक प्लेग्राउंड में बदल गई। भविष्य में इस समय को पृथ्वी के प्राचीन युग के नाम से जाना जाएगा। यह वही युग है जहां हमारा मेन कैरेक्टर अभी है, सिवाय उन शक्तिशाली मॉन्स्टर के। यहाँ के मनुष्य के पास भी ऐसे लेवल होते हैं जिन्हें विकसित किया जा सकता है, तथा विभिन्न प्रोफेशन और रिकल्स को विकसित करने की क्षमता होती है। प्रारंभिक विनाशकारी वर्षों के बाद 5 प्रमुख लीग शहरों में उन्होंने मॉन्स्टर को मार डाला और एक नई विश्व व्यवस्था की स्थापना की। और साथ ही हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में दिखाया जाता है कि वह अभी लेवल 3 पर है। यहाँ मेन कैरेक्टर हाहो सोचता है, हाँ इन खतरनाक और अज्ञात समय में हर कोई आगे बढ़ने के लिए, अगले स्तर तक पहुँचने के लिए संघर्ष कर रहा है। और यहाँ देखते हैं कि सीन बदलता है और हमें स्कूल के बाद का समय दिखाया जाता है। लियो फेंग येऊ से बोलता है, येऊ मेरे लिए रुको। येऊ लियो फेंग से बोलता है, लियो फेंग आप क्या चाहते हैं। दिखाया जाता है कि लियो फेंग का लेवल 5 है। दूसरा विद्यार्थी कहता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो, इस महीने का प्रोटेक्शन मनी देना है। हाँ हाँ, मेन कैरेक्टर येऊ बोलता है,
लियोफेंग, 2 साल पहले आपके साथ वरिष्ठ छात्रों ने दुर्व्यवहार किया था। मैंने एक बड़े भाई की तरह तुम्हारी रक्षा की थी और अब आप मेरी सुरक्षा के लिए पैसे चाहते हैं? लियोफेंग बोलता है, मैं सचमुच अंधा था। और देखते हैं कि बोलने के साथ ही लियोफेंग हमारे मेन कैरेक्टर येऊ के पेट में एक जोर से मुक्का मार देता है, जिससे हमारे हीरो की हालत खराब हो जाती है। लियो फेंग बोलता है, जब मैं स्कूल में दाखिल हुआ तो मुझे लगा कि मैं एक ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के साथ हूँ जो लेवल 3 का लड़ाकू है। अप्रत्याशित रूप से स्कूल में प्रवेश के 2 साल बाद ही मुझे लेवल 1 से लेवल 5 तक प्रमोट कर दिया गया है और आप अभी भी लेवल 3 पर है। मसालेदार चिकन बेकार। बोलने के साथ ही लियो फेंग हमारे मेन कैरेक्टर यू को सर से पकड़कर जमीन पर दे मारता है। लियो फेंग कहता है, तुम एक बकवास चीज हो, एक अप्राप्य बकवास टुकड़ा। हाँ हाँ। एक विद्यार्थी पर कोई लड़की उछलते हुए लात से हमला करने आती है। विद्यार्थी, इसे रोको, आप क्या कर रहे हो? यहाँ पर दूसरा विद्यार्थी कहता है, क्या वह वही है? हे भगवान, यह येउन फेई है। वह केवल 16 वर्ष की है, लेकिन वह लेवल 7 की फाइटर है। पहला विद्यार्थी कहता है, मैंने सुना है कि लेवल 7 के लड़की ने अकेले ही लेवल 10 के राक्षस को हरा दिया। यून फेई कहती है, तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? दिखाया जाता है कि यून फेई का लेवल 7 है। वह विद्यार्थी भागते हुए कहता है, अगली बार मुझे अकेले आपसे मिलने मत देना। दूसरा विद्यार्थी, भाई चलो, हम यून फेई को नाराज नहीं कर सकते। येऊ, तुम बकवास आदमी हो जो केवल महिलाओं के पीछे छिप सकता है। यूनफेई बोलती है, क्या कहा आपने? भाई उनकी बात मत सुनो। भले ही आपका एकमात्र लेवल 3 है, परंतु भाई आप सबसे अच्छे फाइटर होंगे। येऊ यूनफेई को कहता है, चिंता मत करो मूर्ख लड़की, मैं तुम्हारा भाई हूँ और मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। यूनफेई कहती है, चलो घर चलते हैं। येऊ बोलता है, हाँ। येऊ सोचता है, हाँ मैं एक हारा हुआ व्यक्ति हूँ जिससे उन्नत नहीं किया जा सकता, पर मैंने आपदा के समय से लेकर वर्तमान तक सब कुछ देखा है और ऐसा कभी नहीं हुआ जब मेरा स्तर उतना ऊंचा उठाया ना जा सकता हो। क्या सचमुच मैं ही एकमात्र हारा हुआ व्यक्ति हूँ? नहीं, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। और देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पूरा परिवार हमारे हीरो का जन्मदिन मनाता है। येऊ की मॉम बोलती है, जन्मदिन मुबारक हो येऊ। येऊ की बहन भी बोलती है, 18वें जन्मदिन की शुभकामनाएं भाई। मेन कैरेक्टर येऊ सोचता है, मुझे अपने परिवार की रक्षा करनी है, मुझे अपनी खुशियों की रक्षा करनी है, मुझे अवश्य मजबूत बनना ही होगा। जरा ठहरिए, जन्मदिन, संकट, क्या यह संभव है? क्या वह दुखद स्वप्न सच हो सकता है? यह दुखद स्वप्न वास्तविक नहीं होगा, है ना? मेन कैरेक्टर येवू अपने मॉम डैड से बोलता है, मॉम डैड, बहुत समय हो गया जब से हम लिंडू एवेन्यू पर लाओ लिटो से ग्रिल्ड मछली खाने गए थे। मुझे अचानक से इसे खाने की इच्छा हो रही है। येवू की बहन, ठीक है। येवू की मॉम, मैंने आज बहुत सारे व्यंजन बनाए थे। यह येवू का जन्मदिन है, वह प्रभावी है। फिर सीन बदलता है और दिखाया जाता है कि वह होटल से खाना खा के बाहर आते हैं और येवू की बहन, वाह कितना संतोषप्रद है। मेन कैरेक्टर येवू सोचता है, कुछ नहीं हुआ, मुझे लगता है कि बस मैं ऐसे ही पागल हो रहा था। बाद में तुरंत ही तेज बिजली और धमाका हुआ, तेज रोशनी आई और उसके पिता ने पूरे परिवार को बचाने के लिए सबको अपने पीछे छुपा लिया और वहाँ हमारे हीरो ने सामने देखा तो एक डायमेंशनल गेट अपीयर हुआ था। कोई व्यक्ति, यह एक डायमेंशनल द्वार है। कोई अन्य व्यक्ति, अरे हम मॉन्स्टर पैदा करने जा रहे हैं। कोई और अन्य व्यक्ति, तुरंत यह जगह खाली करे और गार्ड को सचेत करे। डायमेंशनल गेट से बहुत बड़ी मकड़ी बाहर आते हुए दिखाई जाती है, जिससे बचकर लोग भाग रहे थे। कोई अन्य व्यक्ति, अरे सुरक्षित क्षेत्र में आखिर क्या गड़बड़ है? कोई और अन्य व्यक्ति, भागो भागो, अगर ये तुम्हें देख ले तो तुम मर जाओगे। वह बहुत बड़ा मकड़ी मॉन्स्टर हमारे हीरो की फैमिली के सामने आकर खड़ा हो जाता है और वह सब डर जाते हैं और वहाँ हमें मॉन्स्टर मकड़ी के बारे में दिखाया जाता है जो लेवल 15 पर होती है। येऊ के पिता, ओह नहीं, हम फंस चुके। यहाँ पर हम देखते हैं कि येऊ के पिताजी तेजी से मकड़ी मॉन्स्टर की तरफ भागते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि येऊ फेफे, अपनी मॉम की रक्षा करो, यहाँ से भाग जाओ। और येऊ जोर से चिल्लाने लगता है, डैड। येऊ के पिताजी तेजी से जंप करके मकड़ी मॉन्स्टर पर अपने हाथों से हमला करते हुए दिखाई दे रहा है। येऊ के पिताजी बोलते हैं कि हालांकि मैं अभी केवल लेवल 10 पर हूँ, मैं आपको अपने परिवार को नुकसान नहीं पहुँचाने दूंगा।
करूँगा। भले ही इससे मेरी मौत हो जाए, मैं तुम्हें कुछ समय के लिए रोक कर रखूंगा। मॉन्स्टर, रियली? हम देख सकते हैं कि येऊ के पिता मकड़ी मॉन्स्टर पर अपनी पूरी ताकत से हमला करते हैं, जिससे मकड़ी मॉन्स्टर थोड़ा पीछे चला जाता है और वह अपनी जाल से एक तेज हमला करता है। मकड़ी मॉन्स्टर बहुत कमजोर, मनुष्य स्वाभाविक रूप से कमजोर प्राणी है। अगले ही सीन में हम देख सकते हैं कि वह मकड़ी मॉन्स्टर का जाल येऊ के पिता को लग जाता है, जिससे उनको जानलेवा चोट लग जाती है। येऊ के डैड चिल्लाते हुए गिर जाते हैं। येऊ की मॉम, हनी नहीं। फिर येऊ की मॉम बोलती है कि येऊ जल्दी से फेफे को लेके यहाँ से चले जाओ। येऊ की मॉम यह बोलते हुए अपने हस्बैंड की तरफ उन्हें बचाने के लिए भागती है। यह देखकर येऊ और उसकी बहन दोनों ज्यादा ही डर जाते हैं। येऊ की बहन उसकी मॉम को चिल्लाते हुए आवाज देती है, येऊ की मॉम अब जाओ भी। जैसे ही सीन बदलता है तो हम देख सकते हैं कि येऊ के पिता जमीन पर गिरे हुए हैं और कोई चीज येऊ की मॉम से इतनी जोर से टकरा जाती है जिससे उनके मुंह में खून निकलता है। दूसरे सीन में पता चल जाता है कि यह तो मकड़ी मॉन्स्टर के पैरों का हमला था, जिससे येऊ की मॉम काफी दूर तक जा गिरती है। यहाँ मकड़ी मॉन्स्टर को देखकर पता चलता है कि वो कितना ज्यादा बड़ा ताकतवर मॉन्स्टर है। मकड़ी मॉन्स्टर येऊ की मॉम को बोलते हैं कि रास्ते से हट जाओ, मैं तुम्हें बाद में खाऊंगा। येऊ के पिता ये देखते ही डर जाते हैं और जोर से हनी चिल्लाने लगते हैं। दिखाया जाता है कि येऊ के पिता जमीन पर पड़े हुए हैं और मकड़ी मॉन्स्टर येऊ के पिता के करीब उनको खाने के लिए बढ़ते हैं। मकड़ी मॉन्स्टर बोलता है, हाँ हाँ, लेवल 10 मार्शल आर्ट टेस्ट, तुम्हारा स्वाद खाने में अच्छा होना चाहिए। लेकिन अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि मकड़ी मॉन्स्टर के पैरों में 2 तीर आके लगे होते हैं और ये येऊ की बहन बो हाथ में पकड़े हुए अगला तीर छोड़ने के लिए तैयार खड़ी है। येऊ की बहन मकड़ी मॉन्स्टर को बोलते हुए, बदसूरत कुत्ते के बच्चे, मेरे पास आओ। मकड़ी मॉन्स्टर गुस्से से, तुम मुझे चुनौती देने की हिम्मत कर रहे हो, अब मरो। यह कहते हुए मकड़ी मॉन्स्टर तुरंत ही अपने दोनों आगे के पैरों से येऊ की बहन पर हमला कर देता है, जिससे वह एक धमाका होता है और येऊ की बहन इससे हवा में काफी ऊपर उछल जाती है, लेकिन गिरने से पहले अपने भाई को बोलती है कि भाई, मैं उसे रोक लूंगी, मॉम और डैड को लेकर चले जाओ। येऊ मन में सोचता है, दुखद स्वप्न सचमुच सच हो गया, मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं लेवल 3 का हूँ और यह लेवल 15 का मॉन्स्टर है। तभी मकड़ी मॉन्स्टर हंसते हुए बोलता है कि एक्सीलेंट पावर के सामने निराशा महसूस करो। यह कहते हुए मकड़ी मॉन्स्टर येऊ की बहन के सीने में अपना टेंटिकल घुसा देता है। अगले ही सीन में हम येऊ की बहन को खून से लथपथ जमीन पर पड़े हुए देख सकते हैं। मकड़ी मॉन्स्टर येऊ की बहन को खाने के लिए उसके सामने आ जाता है। तभी मकड़ी मॉन्स्टर बोलता है, हे मानव जाति की यंग वुमेन, तुम मेरा भोजन बनो, तुम्हारा स्वाद अच्छा होना चाहिए। येऊ की बहन मन में सोचती है, अरे रे, मैं हिल भी नहीं सकती। यहाँ हम देख सकते हैं कि जमीन पर बहुत ज्यादा खून पड़ा है, लेकिन अगले ही सीन में हमें पता चलता है कि वह खून तो अपने हीरो येऊ का है। उसने अपनी बहन पर होने वाले हमले को बड़ी मुश्किल से अपने हाथों से रोक रखा है। येऊ की बहन अपने भाई को बड़े ही आश्चर्य रूप से देखती है। तभी येऊ बोलता है, तुम किसका इंतजार कर रही हो, बाहर निकलो, चलो, मैं इससे ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुम्हें बाहर निकल जाना चाहिए। येऊ बोलता है, अगर मैं इसका भोजन बन भी जाऊँ तो भी कम से कम तुम। हम देख सकते हैं कि हमारा हीरो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता और मकड़ी मॉन्स्टर उसकी पीठ में अपना एक पैर घुसा देता है, जिससे अपना हीरो बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है। मकड़ी मॉन्स्टर बोलता है, वाह, मुझे ब्लॉक किया, क्या तुम मजाक कर रहे हो? तभी येऊ की बहन बोलती है, भाई येऊ। तभी येऊ अपनी बहन को बोलता है, मुझे अकेला छोड़ दो। तभी फिर से येऊ बोलता है, आगे बढ़ो। देख सकते हैं कि येऊ के शरीर में मॉन्स्टर अपना दूसरा पैर भी घुसा देता है, जिससे आसपास बहुत ही ज्यादा खून हो जाता है और अपना हीरो खांसते हुए घुटने टेक देता है। येऊ मन में सोचता है, यदि मैं पर्याप्त शक्तिशाली होता तो यह सब कुछ नहीं होता, मैं अपग्रेड क्यों नहीं कर सकता, मैं इतना कमजोर क्यों हूँ। यही सब सोचते हुए अपना हीरो येऊ जमीन पर पड़े हुए अपनी आखिरी सांसें ले रहा है और हमें दिखाया जाता है कि येऊ की हेल्थ केवल 1% ही अभी बची हुई है। येऊ मन में सोचता है, मैं नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता। तभी अचानक से कोई अजीब सी चीज दिखती है और आवाज आती है, अलर्ट, अलर्ट। दूसरे ही पल हमारा सीन प्रेजेंट में आता है।
जिससे पता चलता है कि हमारा हीरो शायद से बेहोश हो चुका है, लेकिन उसके सामने मकड़ी मॉन्स्टर उसको खाने के लिए बढ़ रहा है। पर एक अजीब सी सिस्टम विंडो हमारे हीरो के सामने खुली है, जिससे अभी भी अलर्ट अलर्ट की आवाज आ रही है। तभी मकड़ी मॉन्स्टर बोलता है, हाँ हाँ, लेवल 3 का बकवास इंसान मेरे रास्ते में कैसे आ सकता है? मुझे तो तुम्हें खाने में भी कोई दिलचस्पी नहीं है, बाहर निकलो। सिस्टम नोटिफिकेशन कहता है क्योंकि होस्ट ने वर्तमान में कार्य करने की क्षमता खो दी है, इसीलिए एक रैंडम एक्सट्रैक्शन प्रणाली द्वारा होगा। यहाँ हम देख सकते हैं कि रेड फ्लेम सम्राट का कोई आउटफिट अनलॉक किया गया है, जो देखने में बेहद ही ताकतवर और खूबसूरत है, जिसका नाम सम्राट चियान है। इसके साथ ही सीन प्रेजेंट में आता है और हम येऊ की बहन को देख सकते हैं। येऊ की बहन अपने भाई को बोलती है कि मुझे माफ कर दो। फिर येऊ की बहन मकड़ी मॉन्स्टर की तरफ भागे जा रही है और मॉन्स्टर येऊ की बहन पर हमला करता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। तभी मकड़ी मॉन्स्टर बोलता है, भागना चाहते हो? मैंने सोचा था कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें खा जाऊं, तो मैं तुम्हारे लिए ऐसा ही करूंगा। येऊ की बहन, क्या हमारे लिए बहन ने खुद को थोड़े समय के लिए बलिदान कर दिया था? अभी भी येऊ की बहन मकड़ी मॉन्स्टर की तरफ भागे जा रही है। येऊ की बहन, अगर मैं बच नहीं पाई तो मैं अपने भाई का बदला कैसे लूंगी? मैं अपने भाई का बदला लेना चाहती हूँ। तभी हमारा हीरो येऊ बोलता है, रास्ते से दूर हटे। अगले ही सीन में हम देख सकते हैं कि अपना हीरो अब ताकतवर हो गया है और सुपरसोनिक स्पीड के साथ अपनी बहन के बगल से निकलता है और सीधा मकड़ी मॉन्स्टर से टकराता है, जिससे बहुत ज्यादा धमाका होता है और मकड़ी मॉन्स्टर पीछे जाकर गिरता है। लेकिन दूसरी तरफ येऊ की बहन भी खुद को संभाल नहीं पा रही है और वह भी गिर जाती है। और येऊ की बहन आश्चर्य से बोलती है कि आप है भाई? वहाँ सामने की तरफ अपना हीरो पूरी तरह से रेड फ्लेम और बिजली से लेकर कवर होता है। उसके सर और आंखों के पास फ्लेम जल रही है और जो दिखने में बड़ा ही औसम लग रहा है। यह हमारा कॉमिक का चैप्टर 2 कंप्लीट होता है। देख सकते हैं कि अपने हीरो को हम अभी भी आग की लपेटों और बिजली के बीच में देखते हैं, जिससे उसकी बहन येऊ इतने शक्तिशाली रूप को देखकर डर जाती है। येऊ की बहन अपने भाई को बोलती है कि भाई, आप फेफे अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही अपना हीरो उसे बीच में रोक देता है। येऊ, जाओ। देख सकते हैं कि वह बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे मकड़ी मॉन्स्टर बहुत पीछे जा गिरता है। तभी मकड़ी मॉन्स्टर बोलता है, इम्पॉसिबल, लेवल 3 का कचरे जैसा मनुष्य ने मुझे चुनौती देने की हिम्मत की है। गिरते हुए मकड़ी मॉन्स्टर अपनी फीलिंग्स को रोक नहीं पाता और बोलता है कि मेरे द्वारा तुम्हें खाया जाना तय है। तभी ये वो बोलता है, रिवॉर्ड, मेरे पास आओ। उसी समय हमें दिखाया जाता है कि सिस्टम की मदद से येऊ के हाथ में बहुत सारी एनर्जी जमा होती है, जो एक रिवॉर्ड जैसी लग रही होती है, जिससे लेकर अपना हीरो बहुत ही ज्यादा स्पीड में उड़ते हुए मॉन्स्टर की तरफ बढ़ रहा होता है। जैसे ही वह मॉन्स्टर पर लैंड होता है, वहाँ बहुत ही भयानक ब्लास्टर दिखता है और वही ब्लास्ट के अंदर से बेचारे मॉन्स्टर की दर्द में चिल्लाने की आवाज आती है। तभी मकड़ी मॉन्स्टर दर्द से चिल्लाता है, ओह नहीं, फिर से नहीं, आप लेवल 3 के फाइटर हैं। उसी पल हमें पता चलता है कि येऊ ने अपनी एनर्जी से बनी रिवॉर्ड से कुछ पैर को काट दिया होता है। मकड़ी मॉन्स्टर फिर से बोलता है, इतना शक्तिशाली फोर्स कैसे हो सकता है? इसी एनर्जी रिवॉर्ड के साथ अपना हीरो मॉन्स्टर के पीछे आकर खड़ा हो जाता है, जो दिखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा होता है। अचानक से दूसरे सीन में हम देखने को मिलता है कि येऊ घुटनों पर आ चुका है और खांसते हुए उसके मुंह में काफी ज्यादा खून निकल रहा होता है। येऊ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा शरीर फटने वाला है। येऊ बोलता है, यह ओवर बेयरिंग शक्ति मेरे शरीर की क्षमता से परे है। येऊ ये बोलते हुए फिर से खांसने लगता है। मकड़ी मॉन्स्टर, हाँ हाँ, केवल 3 सेकंड की कॉम्बैक पावर। मकड़ी मॉन्स्टर फिर से बोलता है, कमजोर इंसान तीसरे लेवल के वॉरियर के शरीर के साथ इस तरह की कॉम्बैक पावर को उजागर करने के लिए मजबूर। मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तुम खुद को ही ब्लास्ट कर दोगे। अब सीन बदल जाता है। सीन बदलते ही हम येऊ को वही जमीन पर बैठा देखते हैं, जिसके सामने उसने अपनी स्टेटस विंडो शो हो रही होती है, जिसे अब हेल्थ स्टेटस के साथ साथ अब उसकी गोल्डन ट्रांसफॉर्मेशन की लाइन शो हो रही होती है,
जिसकी वैल्यू टाइम के साथ धीरे धीरे घट रही है। ये वो सोचता है, सचमुच मेरा ब्लड वॉल्यूम नीचे चला गया है और अब मैं अपने रक्त को रोकने के लिए इस गोल्डन ट्रांसफॉर्मेशन वॉल्यूम पर निर्भर हूँ। ये वो फिर से सोचता है, इससे पहले कि मेरी ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता समाप्त हो जाए या फिर मैं मर जाऊं, मुझे इस मकड़ी मॉन्स्टर को हराना होगा। ये वो खुद हिम्मत करके खड़ा होता है और देखता है कि मकड़ी मॉन्स्टर तो उससे दूर भागते हुए जा रहा है। मकड़ी मॉन्स्टर बोलता है, मुझे तुम्हारी तरह कचरे जैसे इंसान की परवाह नहीं है। मकड़ी मॉन्स्टर बोलता है, मास्टर माइग्रेशन और मास्टर कियांग ने फाइनली मुझे सुरक्षित क्षेत्र पोर्टल खोलने में मदद की ताकि मैं कुछ और हायर लेवल के फाइटर्स को निगलने के लिए लाभ उठा पाऊँ। तुम यहीं मरोगे। यहाँ पर सीन बदलता है और हम देखते हैं कि यहू ने अपनी फ्लेम की पावर से मकड़ी मॉन्स्टर को चारों तरफ से घेर लिया है, जिसे मकड़ी मॉन्स्टर डर रहा होता है। ये वो बोलता है, वहीं रुक जाओ और नरक में जाओ। तभी मकड़ी मॉन्स्टर डर से बोलता है, क्या क्या ये रूप, ये पावर। अब तो इस मकड़ी मॉन्स्टर को बेचारा कहना ही पड़ेगा, जो अपने हीरो की पावर को देखकर बहुत ही ज्यादा डर रहा होता है। मकड़ी मॉन्स्टर कहता है, यह लेवल 3 के फाइटर पर कैसे प्रकट हो सकता है। दूसरे सीन में हम देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो इस तरफ भागकर आ रहे होते हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि सपोर्ट टीम से आए हैं। सपोर्ट टीम कहती है, हमारे पास नागरिक है, बचाव कार्य शुरू करें। रिपोर्ट करें कि सपोर्ट टीम घटना स्थल पर है। सपोर्ट टीम फिर से कहती है, टारगेट मॉन्स्टर मिल गया है, लेवल 15 का गोस्ट आई मॉन्स्टर है। दोस्तों, इस मॉन्स्टर का नाम तो गोस्ट आई मॉन्स्टर है, जो थोड़ा अजीब लग रहा है, इसीलिए हम तो इसे मकड़ी मॉन्स्टर कहकर ही बुलाएंगे, जो सुनने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। पूरी सपोर्ट टीम हमारे हीरो के पास से मॉन्स्टर को मारने के लिए आगे बढ़ रही होती है। सपोर्ट टीम कहती है, तुरंत इसे छुटकारा पाओ। यू कहता है, रुक जाओ, वहां मत जाओ, तुम मर जाओगे। अपना हीरो डरते हुए उन्हें रोकने की बहुत कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसकी कोशिश सफल नहीं होती। सपोर्ट टीम यू से कहती है, मर जाओ, मुझे लगता है तुम मर रहे हो। सभी सपोर्ट टीम के फाइटर चारों तरफ से इस मकड़ी मॉन्स्टर को घेरकर उस पर हमला करने के लिए तैयार होते हैं और वहां पीछे खड़ा हमारा हीरो पर ताने मारकर उसे भगाने की कोशिश शुरू की जाती है। सपोर्ट टीम कहती है, ऐसा मत सोचिए कि यदि आप लेवल 3 के बच्चे के लिए एक कूल स्किन खरीदते हैं तो आप वास्तव में एक्स-मैन बन जाते हैं। यहाँ से चले जाओ, हमें मत रोको। भले ही लेवल में अंतर हो, लेकिन हमारी संख्या ज्यादा है, इस अंतर से डरना नहीं चाहिए। इसके अलावा इसका एचपी पहले से ही केवल 30% है। तभी मकड़ी मॉन्स्टर कहता है, ओह एक सचमुच। हम देख सकते हैं कि मकड़ी मॉन्स्टर के इसी डायलॉग के साथ जमीन से नीचे दरार पड़ने लगती है, जिसमें उसी मकड़ी मॉन्स्टर का चिपचिपा जान निकलता है, जिसे सभी सपोर्ट टीम के फाइटर उसमें कैद हो जाते हैं। सपोर्ट टीम कहती है, यह क्या है, ये क्या है, मकड़ी का रेशम, मैं आजाद नहीं हो सकता। मकड़ी मॉन्स्टर कहता है, यही तो वो बात है जो मुझे आप इंसानों में पसंद है। इस सीन में हमें पता चलता है कि मकड़ी मॉन्स्टर ही अपनी जगह खड़े खड़े अपने जाल को जमीन में डालकर इन सभी लोगों को कैद कर दिया है। मकड़ी मॉन्स्टर फिर से कहता है, आकाश की ऊंचाई और धरती की मोटाई का पता नहीं, फिर भी आगे भेजना चाहते हो। यह बोलते ही मकड़ी मॉन्स्टर जोर जोर से हंसने लगता है और फिर से कहता है, ये सभी मेरे एक्सपीरियंस का मूल्य बन गए हैं। इस दौरान हमें पता चलता है कि मकड़ी ने अपनी जाल से इन सभी सपोर्ट टीम के फाइटर को एब्जॉर्ब कर लिया है। यह देखकर अपना हीरो बहुत गुस्से में आ जाता है। दूसरे ही सीन में हम देख सकते हैं कि मकड़ी मॉन्स्टर की पावर अब कई गुना बढ़ चुकी है और वह एवॉल्व भी हो चुका है और अभी भी अपना हीरो यू उसके सामने अपनी रिवॉर्ड लेके खड़ा है। मकड़ी मॉन्स्टर कहता है, अब मरने की बारी आपकी है। मकड़ी मॉन्स्टर यू पर अपने टेंटिकल से हमला कर देता है, लेकिन अपना हीरो भी अब स्ट्रांग है, तो एनर्जी रिवॉर्ड से आसानी से उस हमले को रोक लेता है। मकड़ी मॉन्स्टर कहता है, आप क्या सोचते हैं, क्या मेरी शक्ति पहले से बिल्कुल अलग है? मकड़ी मॉन्स्टर कहता है, हम मॉन्स्टर तुम इंसानों की तरह नहीं है, अपग्रेड करना बहुत मुश्किल है। अभी भी अपना हीरो इसके हमले को अपनी एनर्जी रिवॉर्ड से रोके हुए खड़ा है और मकड़ी मॉन्स्टर अपने ही बकवास किए जा रहा है। मकड़ी मॉन्स्टर फिर से कहता है, आखिरकार जंगल में अपने से निचले लेवल की ह्यूमन से मिलना अत्यंत कठिन है।
मकड़ी मॉन्स्टर फिर से कहता है, लेकिन जब तक धरती को हिला देने वाले मेटामॉर्फोसिस पर वृद्धि का लेवल बढ़ सकता है, तो मैंने निर्णय ले लिया है। इतना कहते ही मकड़ी मॉन्स्टर अपने हमले की पावर को बहुत अधिक बढ़ाने लगता है, जिससे ये वो रोक नहीं पा रहा है और धीरे धीरे पीछे खिसकता हुआ जा रहा होता है। मकड़ी मॉन्स्टर कहता है, पहले तो तुम्हें आधा मरा हुआ देखूंगा और फिर तुम्हें खा जाऊंगा। येहू सोचता है, इसका पावर वास्तव में 1 से अधिक गुना बढ़ गया है। येहू की स्टेट विंडो देख सकते हैं, जिसमें उसकी स्पेशल एबिलिटी जल्दी जाने वाली है। येहू फिर से सोचता है, हम क्या करें, मेरी शक्ति खत्म हो रही है अगर तुम ऐसे ही करते रहे। मकड़ी मॉन्स्टर कहता है, क्या आप अभी अभी बहुत कैपेबल नहीं थे, तो अब आप फाइट बैक नहीं दे सकते। इसके साथ ही हम देख सकते हैं कि मकड़ी मॉन्स्टर येहू पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स से हमला कर देता है, जिससे अपना हीरो संभाल नहीं पा रहा है। उसकी हालत खराब हो रही है। इतना करने के बाद वह येहू को अपने से दूर फेंक देता है। फिर ऐसा कहते ही मकड़ी मॉन्स्टर हंसने लगता है और कहता है, कचरा तो आखिर कचरा ही होता है। दूसरे ही सीन में पता चलता है कि कहानी का मेन हीरो अपनी पहली लड़ाई हारने की कगार पर है। पेड़ से टकराकर नीचे गिरा हुआ है, जिससे पेड़ भी टूट चुका है। सिस्टम कहता है, होस्ट एनर्जी और हेल्थ 10% से नीचे का पाया गया है। अल्टीमेट रेड स्टॉर्म तैयार है, यूज करना चाहते हो कि नहीं। येहू कहता है, 3 साल, क्योंकि मैं अपग्रेड नहीं कर सकता। अनगिनत लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया है। यह बोलने के साथ ही अपना हीरो खड़ा होता है। अब उसे देख के लगता है कि वही कहानी का प्रोटैगनिस्ट है। येहू, आज मैं आपको दिखाता हूँ कि आप किसे असफल कहते हैं, तुम कितने शक्तिशाली हो। येहू इस बार हमें अपने अभी तक के सबसे ज्यादा पावरफुल फॉर्म में देखने को मिल रहा है। पूरी ताकत से अपनी एनर्जी लेवल को जमीन में घुसा देता है, जिससे जमीन में भी दरार आने लगती है और वहाँ रेड फ्लेम से बहुत ज्यादा बवंडर आता है, जो मकड़ी मॉन्स्टर को घेर लेता है। मकड़ी मॉन्स्टर कहता है, यह कोई साधारण ज्वाला नहीं है। हम देख सकते हैं कि मकड़ी मॉन्स्टर चियन एम्परर की फ्लेम में जलते हुए इसी तरह की बात बोल रहा होता है। मकड़ी मॉन्स्टर फिर से कहता है, वास्तव में इसमें एक एम्परर रियल पावर हाउस की राइम शामिल है। मकड़ी मॉन्स्टर फिर से कहता है, आप कौन है, मास्टर चियांग। मकड़ी मॉन्स्टर फिर से बोलता है, यह नहीं हो सकता, तुम जाने दो। फिर वही मकड़ी मॉन्स्टर पूरी तरह से फ्लेम में जलकर मर जाता है। सिस्टम कहता है, गोस्ट आई डीमन स्पाइडर को डिफीट कर दिया और हम इसे मकड़ी मॉन्स्टर कहते हुए आ रहे हैं और 20,000 एक्सपीरियंस पॉइंट प्राप्त करे हैं। येहू के सामने काफी ज्यादा एक्सपेंसिव लूट गिरती दिखाई जाती है। दूसरे सीन में येहू जमीन पर गिर पड़ता है और फिर वैसे ही पड़े पड़े वह सोचता है, हाँ मैं बच गया, लेकिन मुझे अवश्य यह करना होगा। येहू अपनी लूट को कलेक्ट करने के लिए आगे ही तरफ हाथ करते हुए बेहोश होने लगता है। येहू सोचता है, जितनी जल्दी हो सके उसे इक्विपमेंट और प्रॉप्स को उठाना होगा। तभी सिस्टम कहता है, आपने 15,000 गोल्ड मनी, लेवल 15 का 1 मैजिक क्रिस्टल, 1 लक बढ़ाने वाली रिंग, 5 पॉइजन स्पाइडर का सिल्क, 1 ग्लेड ऑफ गोस्ट आई डीमन स्पाइडर को उठाया है। शरीर की मरम्मत कंप्लीट और हेल्थ वैल्यू फिर से 100% रिस्टोर हो गई है। अचानक से सीन बदल जाता है और हम देख सकते हैं कि येहू कुछ देखकर चौंक जाता है और फिर पता चलता है कि येहू किसी प्रकार के सिस्टम स्पेस में होता है, जो अंतरिक्ष की तरह दिख रहा होता है। येहू बोलता है, मैं सिस्टम स्पेस में हूँ, लेकिन गैलेक्सी जैसी इस विशाल अंतरिक्ष प्रणाली का क्या मामला है। यह मेरे अपने छोटे से खराब सिस्टम स्पेस से पूरी तरह से अलग है। कहानी बताने वाला सिस्टम स्पेस के बारे में बताते हुए कहता है कि ग्लोबल प्लान कन्वर्शन के बाद से प्रत्येक खिलाड़ी के पास अपने गुणों को देखने और निर्दिष्ट करने तथा प्रॉप्स और इक्विपमेंट को स्टोर करने के लिए अपना स्वयं का सिस्टम स्पेस है। येहू कहता है, यह हम देख सकते हैं कि अपना हीरो कुछ देखकर चौंक जाता है। दूसरे सीन में हमें पता चलता है कि वह किसी फुल बॉडी आर्म वाले इंसान के सामने खड़ा होकर उसे ही देख रहा है, जो देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा होता है। येहू बोलता है, यह व्यक्ति कौन है, क्या ऐसा हो सकता है कि वह मेरी शक्ति का सोर्स हो। सिस्टम, खाता चियन एम्परर, लेवल मैक्स। येहू बोलता है, सम्राट चियन। सिस्टम, किंग अकाउंट सिस्टम में होस्ट का स्वागत है।
सिस्टम कहता है इस सिस्टम में अनगिनत गेम प्लेन और मैक्स लेवल किंग्स के खाते हैं। इसी के साथ हम सीन में देख सकते हैं कि केवल चियान एम्परर का अकाउंट ही ओपन है और बाकी के आसपास वहाँ शेडो में हमें काफ़ी अकाउंट दिख रहे होते हैं जिनकी इन्फॉर्मेशन अभी हमें नहीं बताई गई है। मेरे ख्याल से सभी अभी लॉक है, इसी कारण हमें नहीं दिखाया गया है। सिस्टम कहता है होस्ट अपने खुद के एक्सपीरियंस पॉइंट्स का इस्तेमाल करके धीरे धीरे इन किंग्स के अकाउंट को अनलॉक कर सकता है, क्योंकि होस्ट के एक्यूमुलेटेड एक्सपीरियंस पॉइंट लेवल 10 तक पहुंच गए हैं। इसीलिए रैंडमली चियन एम्परर का अकाउंट ऑटोमेटिकली रूप से एक्टिव हो गया है। तभी यू चौंक जाता है और बोलता है लेवल 10? तो मेरी 3 साल की कड़ी मेहनत व्यर्थ नहीं गई है, लेकिन यह तो सिस्टम द्वारा पूरी तरह से एब्जॉर्व कर ली गई है। क्या यह मैक्स लेवल किंग अकाउंट है? इसके साथ क्या मैं सीधे अपने जीवन के शीर्ष पर नहीं जा रहा हूँ? सिस्टम कहता है हालांकि चियन एम्परर का इनिशियल लेवल मैक्स स्तर पर है, फिर भी होस्ट को अकाउंट और अकाउंट के बीच लिंक लेवल बढ़ाने के लिए एक्सपीरियंस पॉइंट का उपयोग करने की आवश्यकता है। मुझे जितना समझ आया है उस हिसाब से सिस्टम यह कहना चाहता है कि चियन एम्परर के अकाउंट की एक्स्ट्रा एबिलिटी का उपयोग करने के लिए एक्सपीरियंस पॉइंट को अकाउंट पर खर्च करना पड़ेगा। सिस्टम कहता है लिंक लेवल जितना अधिक होगा अकाउंट उतना ही अधिक शक्तिशाली हो सकता है। यह रिकमेंड किया जाता है कि होस्ट लिंक स्तर को बढ़ाने के लिए जितनी जल्दी हो सके उतना अधिक एक्सपीरियंस पॉइंट प्राप्त करें। ये सोचता है मैं जा रहा हूँ, निश्चित रूप से बहुत हो गया, ये फर्स्ट स्टेप जैसी कोई अच्छी बात नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ। हालांकि बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट हासिल करने के लिए चियान सम्राट के खाते की क्षमता का उपयोग करना मुश्किल नहीं होना चाहिए, लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है। इस दुनिया में कई ज्ञात और अज्ञात कॉपी है। हालांकि स्ट्रेंथ आधार है, लेकिन यह हर समस्या के समाधान नहीं कर सकता। मुझे इस प्रणाली का ऑप्टिमल उपयोग जल्द से जल्द खोजना होगा। उसके बाद सीन बदलता है और हमें चियन एम्परर की जानकारी दी जाती है। सिस्टम कहता है अन्य दुनिया के प्लेन से फुल लेवल का पावर हाउस जिसे अतीत में अपने परिवार का नेतृत्व किया था, दुनिया को एकजुट करने के लिए चियान की शक्ति का इस्तेमाल किया था, पहली पीढ़ी का सम्मान बन गया था और भविष्य की पीढ़ियों द्वारा उसे चियान एम्परर का नाम दिया गया था। सिस्टम कहता है लेवल मैक्स लिंक लेवल 10 एट्रीब्यूट्स इन्फ्लेमेशन और डार्कनेस, हथियार फ्लेम शैडो ग्रेट स्वॉर्ड, इन्फ्लेमेशन एट्रीब्यूट बेसिक स्किल, Blast Flame Prison level 10, Yuan Real Fire level 10, Explosive Fire Dragon Ball level 10, Inflammation Attribute Limit Kills Skill, Red Flame Storm level 10, Crimson Star Unlocked, Dark Attribute Skill Not Unlocked। इस सीन में हम यो की खुशी हम उसके चेहरे पर देख सकते हैं कि वो कितना खुश है। यो बोलता है मेरा पहला छोटा लक्ष्य तय हो गया है, जल्द से जल्द अपग्रेड करके ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट अनलॉक करना, सभी एट्रीब्यूट वाले किंग्स की एक सेना बनाना। इस तरीके से मैं कोई कमज़ोर नहीं हो सकता। सिस्टम कहता है सिस्टम में 10,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स बचे हैं। आप खाता लिंक स्तर को अपग्रेड करना चुन सकते हैं या अन्य ऑक्सिलियरी स्किल्स अनलॉक कर सकते हैं। यू कहता है लिंक लेवल बढ़ाइए। यू फिर से कहता है अभी टॉप प्रायोरिटी जीवित रहने की क्षमता को बढ़ाना और अकाउंट स्किल्स और अन्य चीजों को अनलॉक करना है, जिन पर बाद में चर्चा करेंगे। सिस्टम कहता है कंफर्म। सिस्टम फिर से कहता है अकाउंट लिंक लेवल +2 करंट लिंक लेवल 12 है। इस सीन में हम देख सकते हैं कि यू के आसपास काफी एनर्जी इकट्ठा हो रही है, जिसकी खुशी अपने हीरो के चेहरे पर देख सकते हैं। यू सोचता है यह मैं फ्रेश एनर्जी से भरा हुआ महसूस कर रहा हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी अपनी बेसिक एट्रीब्यूट भी इम्प्रूव्ड हो गई हो? ये वो बोलता है मैं चाहता हूँ ये केवल लेवल 3 पर क्यों है? सीन बदलता है और हम सिस्टम में यू को उसके लेवल के साथ देखते हैं। यू फिर से कहता है क्या यह मुझे पिग्गी बनने का नाटक करने और टाइगर खाने के लिए मजबूर कर रहे हैं? किसी की आवाज आती है आप ज्यादा पैसा क्यों चाहते हैं? ये वो बोलता है ये आवाज तो। ये वो फिर से बोलता है फेफे।
फिर सीन बदलता है और हम येऊ को हॉस्पिटल के बेड पर बेहोशी से जागते हुए देखते हैं और येऊ बिस्तर से खड़ा होने की कोशिश करते हुए। येऊ कहता है, यह हॉस्पिटल है? मेरा शरीर चौंकते हुए खुद से बोलने लगता है। येऊ फिर से बोलता है, क्या न केवल ब्लड वॉल्यूम ठीक हो गई हो, बल्कि घाव भी ठीक हो गया है। येऊ फिर से बोलता है, लेकिन यह सोचकर दुख होता है कि इसमें मेरे 10,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स खर्च हुए हैं। येऊ अपने हॉस्पिटल के बेड पर बैठे हुए बाहर की आवाज सुन रहा होता है और उनको समझने की कोशिश करता है। के रूम से बाहर से कोई आवाज आती है, डॉक्टर क्या आपने कोई गलती की है? ट्रीटमेंट की फीस इतनी महंगी क्यों है? गुस्सा मत होइए फेफे, आपकी चोट अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। तभी खांसी की आवाज आती है। येऊ सोचता है, बढ़िया, वे सब ठीक है। येऊ फिर से सोचता है, लेकिन आवाज सुनकर इनकी स्थिति थोड़ी गलत क्यों लग रही है? येऊ के रूम के बाहर सीन बदलता है और बाहर की स्थिति दिखाई जाती है। फेफे डॉक्टर को कहती है, भले ही आपके अस्पताल ने हमें उन्नत उपचार दिया हो, परंतु 50 कोर्स खर्च नहीं कर सकते। डॉक्टर फेफे को कहती है, क्या आप मुझे इसे खत्म करने देंगे? क्या आप अभी भी अपनी स्थिति के बारे में निश्चित हैं? आपके परिवार के सदस्यों में बहुत ही पॉइजन डिबफ है और आप सबको पूरी तरह से ठीक होने के लिए लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के लिए विशेष दवाओं की आवश्यकता होगी। बेशक आप दोनों खुद से रिकवर होना चुनते हैं, इसका परिणाम लॉन्ग टर्म वीकनेस है, लेकिन यह खत्म नहीं हुआ है। लेकिन बाकी दो आदमी इतने भाग्यशाली नहीं है। अगर आप दवा नहीं लेते हैं तो आपके पिता ज्यादा से ज्यादा 1 महीने तक जीवित रह सकते हैं और आपका भाई 1 हफ्ते भी नहीं जी सकता। आप इसे समझ सकते हैं। फेफे कहती है, क्या? फेफे डर और दुख के कारण रोते हुए खांसने लगती है। रोने के कारण उसको बहुत तेज खांसी आने लगती है। उसकी मॉम और डॉक्टर उसे संभालते हुए। येऊ की मॉम फेफे से कहती है, फेफे चिंता मत करो, तुम्हारी मॉम पैसे के मामलों के लिए एक रास्ता खोज लेगी और चाहे जो कुछ भी हो हम घर बेच सकते हैं। फेफे खांसी खाती है। डॉक्टर फेफे से कहता है, आप अभी भी कमजोर अवस्था में है, ज्यादा गुस्सा न हो। येऊ बोलता है, घर बेचा नहीं जा सकता। अचानक पीछे से येऊ की आवाज सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं और उसी तरफ देखने लगते हैं। येऊ फिर से कहता है, यही हमारे परिवार की नींव है। सीन बदलते ही हम येऊ को अपने पैरों पर खड़ा देखते हैं, वह भी गुस्से में होता है। येऊ कहता है, यह हमारे माता पिता का जीवन भर का कठिन परिश्रम है और आप इसे किसी भी तरह से बेच नहीं सकते। येऊ फिर से कहता है, मैं जल्द ही ट्रीटमेंट करने के लिए पैसे जुटाने का एक तरीका ढूंढ लूंगा। डॉक्टर येऊ से कहता है, पेशेंट आप? यह कैसे संभव है? जाहिर है कि आप जानलेवा चोट से पीड़ित है, लेकिन फिर भी खांसते हुए कहती है, भाई आप अचानक बिस्तर में से कैसे उठ सकते हैं? येऊ कहता है, मैं ठीक हूँ, बात करना बंद करो, इससे तुम्हारी हालत और खराब हो जाएगी। डॉक्टर कहते हैं, यह आपके शरीर पर मौजूद बहुत जहरीले घाव गायब हो गया है। आप ही हैं जिन्हें सबसे ज्यादा जहर दिया गया था और चारों लोगों में सबसे ज्यादा चोट लगी थी। आप अचानक कैसे ठीक हो सकते हैं? येऊ कहता है, कारण महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे अब इलाज की कोई आवश्यकता नहीं है। येऊ फिर से कहता है, डॉक्टर मेरे अलावा उन तीनों को अपने इलाज के लिए कितना पैसा देना होगा? डॉक्टर कहते हैं 300,000। डॉक्टर मन में सोचता है, इस लड़के में कुछ तो गड़बड़ है। ऊपरी स्तर पर केवल लेवल 3 के हैं, लेकिन यह सेल्फ हीलिंग गति लेवल 16 से अधिक तेज है जो मैंने देखा है। येऊ चौंकते हुए कहता है, 300,000? हालांकि यह वास्तव में एक बहुत बड़ी रकम है। येऊ फिर से कहता है, ठीक है, कृपया पहले इनका इलाज शुरू करें। मुझे 1 घंटा दीजिए, मैं जल्द से जल्द $300,000 ले आऊंगा। डॉक्टर कहते हैं, 1 घंटे में $3,000? मुझे नहीं लगता कि यह संभव है, लेकिन एक डॉक्टर के रूप में मैं आपको 1 घंटा देने के लिए तैयार हूँ। ये वो कहता है, थैंक यू डॉक्टर। फिर सीन बदलता है और बाहरी सिटी दिखाई जाती है, जहाँ येऊ बाहर किसी बेंच पर बैठकर अपना स्टेटस विंडो देखता हुआ दिखाया जाता है। येऊ सोचता है, हालांकि मुझे पैसे बचाने की आदत है, लेकिन अगर मैं घोस्ट आई डीमन स्पाइडर को मारने से मिले पैसे को भी इसमें जोड़ दूं, तो भी यह 300,000 से बहुत कम है। ये वो फिर से सोचता है, पैसा कमाने का सबसे तेज तरीका है आइटम्स और इक्विपमेंट को बेचना।
ये वो फिर से सोचता है, और मेरे स्टोरेज स्पेस में सबसे ज़्यादा मूल्यवान चीज़ तो। ये उस स्क्रीन पर आइटम सेक्शन ओपन करता है और उसे स्टोरेज स्पेस में रखी चीज़ें दिखती है। ये वो सोचता है, यह लेवल 15 का रेयर मैजिकल क्रिस्टल है। मुझे उम्मीद है कि यह अच्छी कीमत पर बिकेगा। स्क्रीन की इंफॉर्मेशन दिखाई जाती है। जादुई क्रिस्टल, किसी भी मॉन्स्टर को हराने के बाद इसके गिरने की संभावना निश्चित है। यह मैजिकल इक्विपमेंट बनाने के लिए बुनियाद चीज है। लेवल जितना ऊंचा होगा यह इतना ही कीमती होगा। यह सोचता है, यदि आप किसी नियमित नीलामी घर में जाते हैं तो संभवतः आप उचित उच्च मूल्य पर बेच सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत अधिक समय लगता है और यह 1 घंटे में नहीं किया जा सकता है। ये वो फिर से सोचता है, और वह सेंडर पर एक लेवल रिस्ट्रिक्शन है और मेरे जैसे लेवल 3 के वॉरियर बिल्कुल भी योग्य नहीं है। तो क्या अब वही एकमात्र रास्ता बचा है? फिर सीन बदलता है और यू एक हुंडी जैसा कोट पहनकर अंडरवर्ल्ड के ब्लैक मार्केट में चला जाता है। यू सोचता है, यह अफवाह है कि इस नौवे सिक्योरिटी जोन की शैडो में एक भूमिगत ब्लैक मार्केट है, जहां हर कोई अपने लेवल की परवाह किए बिना स्वतंत्र रूप से व्यापार कर सकता है। ये वो सोचता है, ब्लैक मार्केट में वस्तुओं की कीमत में कई मेजर पावर ग्रुप द्वारा गुप्त रूप से मैनिपुलेट किया जाता है, जिसे एक मिक्स प्लेस कहा जा सकता है। ये वो सोचता है, यदि मैं पिछला समय बदल दूं तो मेरे लिए यहाँ अकेला आना असंभव हो जाएगा। लेकिन अब तभी पहला गार्ड कहता है, रुको, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पहला गार्ड फिर से कहता है, यह लिटिल गोस्ट के खेलने की जगह नहीं है, तुम आगे कहाँ जा रहे हो? तभी दूसरा गार्ड कहता है, क्या आप जानते हैं कि यहाँ क्या है? तो हिम्मत करके अंदर जाइए। ये वो कहता है, बेशक मुझे पता है कि कोई भी व्यक्ति मौज मस्ती करने के लिए ब्लैक मार्केट में नहीं जाएगा। मैं यहाँ आइटम्स बेचने आया हूँ। ये वो फिर से कहता है, क्या आपके ब्लैक मार्केट ने यह दावा नहीं किया है कि हर कोई आकर स्वतंत्रता पूर्वक यहाँ व्यापार कर सकता है? तभी पहला गार्ड कहता है, आइटम्स को बेचने? पहला गार्ड फिर से कहता है, हम यहाँ बच्चों को खिलौनों को स्वीकार नहीं करते, तो यहाँ से चले जाओ। यू कहता है, मैं यहाँ आने की हिम्मत कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ बेचने के लिए अच्छे प्रोडक्ट होने चाहिए। क्या आप कृपया मुझे जाने देंगे? मैं जल्दी में हूँ। तभी पहला गार्ड कहता है, अच्छी चीज़ें? दूसरा गार्ड कहता है, तुम्हारे जैसे छोटे बच्चे के पास क्या अच्छी आइटम्स हो सकती है? दूसरा गार्ड फिर से कहता है, हमें अकेला छोड़ दो, हमारे पास तुम्हारे साथ खेलने का समय नहीं है। किसी की आवाज आती है, रुक जाओ। फिर दरवाजे खुलते हैं और अंदर से कोई बाहर आता है। किसी की आवाज आई, यह लिटिल ब्रदर सही कह रहा है। एल्डर ली कहते हैं, जब हम व्यापार करने के लिए दरवाजा खोलते हैं तो हम सभी लाभ की तलाश में रहते हैं, जब तक कि अच्छी चीज हो। एल्डर ली फिर से कहते हैं, यहाँ हर कोई स्वतंत्र रूप से अपना व्यापार कर सकता है। तभी दूसरा गार्ड कहता है, यस एल्डर ली। एल्डर ली कहता है, लिटिल ब्रदर, मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारे पास क्या अच्छी चीज है। फिर से एल्डर ली कहते हैं, क्या आप इसे बाहर निकाल सकते हैं और बूढ़े आदमी को देखने दे सकते हैं? ये वो कहता है, फाइनली किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हुई जो नॉर्मली बात कर सकता है। ये वो कहता है, मैं यह बात नहीं जानता, क्या यह आपकी बूढ़ी आंखों को प्रभावित कर सकता है? ये तभी मैजिक क्रिस्टल निकलता है और कहता है, यह है। ये फिर से कहता है, लेवल 15 का रेयर मैजिकल क्रिस्टल। एल्डर ली कहते हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके लेवल 3 के बच्चे के पास ऐसी भी चीज होंगी। एल्डर ली फिर से कहते हैं, हमें इस चीज के बारे में अंदर बैठकर बात करने की जरूरत है। एल्डर ली गार्ड से कहता है, उसे अंदर लाओ, और गार्ड कहते हैं, हाँ। फिर वो अंदर भूमिगत ट्रेंडिंग फ्लोर में आ जाते हैं, जो दिखने में बहुत ही सुंदर और आलीशान क्लब की तरह दिख रहा होता है। ये वो सोचता है, यह अफवाह वाला ब्लैक मार्केट है, यह मेरे इमेजिनेशन से पूरी तरह अलग है। यह तो बार जैसा लग रहा है। फिर ये इस बार जैसे ब्लैक मार्केट में इधर उधर घूम रहा होता है और आसपास की सब चीजों को देख रहा होता है। ये वो सोचता है, ऐसा लगता है कि मालिक के पास कुछ अलग विचार है, ताकि खरीदार नशे में हो और इम्प्रेसिव खर्च हो।
फिर येऊ के कंधे पर कोई हाथ रखता है और येऊ उनकी तरफ देखता है। मोटा आदमी हिचकी खाता है और कहता है, क्या लेवल 3 के बच्चे में वास्तव में ऐसी जगह में आने का साहस है? मोटा आदमी फिर से कहता है, अब दूध पीने का समय हो गया है, घर जाओ और अपनी माँ को ढूंढो। दूसरा आदमी कहता है, शायद यह छोटा लड़का स्नैक्स खरीदने के लिए पैसे कमाने के लिए सामान बेचने आया होगा, आओ। दूसरा आदमी फिर से कहता है, अच्छा अंकल को दिखाओ कि तुम्हारे पास कौन सा आइटम्स है। तभी अचानक एक हाथ उस मोटे आदमी के कंधे पर आता है और काले सूट वाला गार्ड कहता है, बाहर निकलो, ये एल्डर ली के मेहमान हैं। काले सूट वाला गार्ड कहता है, क्या आप अभी भी परेशान करने की हिम्मत रखते हैं और अब ज्यादा जीना नहीं चाहते हैं? फिर गार्ड येऊ को लेकर चला जाता है और वह दोनों आदमी वहीं खड़े रह जाते हैं। मोटा आदमी कहता है, वांगजोंग ग्रुप का प्रतिनिधि होने पर भरोसा करते हुए मैं यह सब पर हावी होने के लिए यहाँ पर हूँ। मोटा आदमी फिर से कहता है, यह बूढ़ा आदमी ली अच्छा नहीं है, उसने बच्चे को डराया होगा। दूसरा आदमी कहता है, चुप रहो, क्या तुम मरना चाहते हो? वीआईपी प्राइवेट कमरा दिखाया जाता है जो बहुत ही आलीशान लग रहा होता है, जहाँ अंदर एल्डर ली अपने गार्ड के साथ बैठा है। एल्डर ली कहता है, लिटिल ब्रदर अंदर आओ, प्लीज यहाँ बैठ जाओ। येऊ कहता है, थैंक यू। एल्डर ली कहता है, आप चलिए ज्यादा बकवास न करते हुए सीधा व्यापार करने के टॉपिक पर ध्यान देते हैं। मैं कुछ बातें स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा। एल्डर ली कहता है, हालांकि आपके हाथ में रेयर मैजिकल क्रिस्टल वास्तव में एक अच्छी चीज है, फिर भी यह केवल लेवल 15 का ही है, तो यह कीमत। एल्डर ली की बात पूरी होने से पहले ही येऊ कहता है, तो क्या आप शुरू से ही इस प्रक्रिया का उपयोग कीमत कम करने के लिए किया जा रहा है? येऊ कहता है, क्या यहाँ पर यह कहा जाता है कि व्यापार करना सरल है? क्या आप कम नियमित और अधिक ईमानदार हो सकते हैं? येऊ फिर से कहता है, हालांकि मैं सिर्फ लेवल 3 पर हूँ, लेकिन 3 साल का बच्चा नहीं हूँ, फिर भी मैं बता सकता हूँ कि कौन सी चीज बेकार है। मुझे कीमत बताओ, मैं जल्दी। एल्डर ली हंसते हुए कहते हैं, इंटरेस्टिंग। एल्डर ली कहते हैं, लिटिल ब्रदर, हालांकि आपका ग्रेड उच्च नहीं है, परंतु आपका मोमेंटम कमजोर नहीं है। एल्डर ली फिर से कहते हैं, यदि यह एक साधारण मैजिकल क्रिस्टल है तो यह 1000 या 2000 के बराबर है। यह कहते हुए एल्डर ली थोड़ा गुस्सा हो रहे होते हैं। एल्डर ली गुस्से में कहते हैं, लेकिन यह रेयर क्रिस्टल है, मैं तुम्हें 100,000 दूंगा। येऊ कहता है, 100,000? येऊ कहता है, मेरा कोई अवैध व्यापार या कोई अवैध काम नहीं है, क्या आप वाकई मेरे साथ 3 साल के बच्चे जैसा व्यवहार करेंगे? यह कह के येऊ अपनी जेब में हाथ डाल के खड़ा हो जाता है। येऊ फिर से कहता है, भले ही ब्लैक मार्केट में कीमत ऑक्शन हाउस से कम हो, मेरे जादुई क्रिस्टल की कीमत कम से कम 200,000 है। ये वो फिर से कहता है, आप तो केवल 100,000 का भुगतान करना चाहते हैं। मुझे खेद है, लेकिन मुझे कोई और व्यक्ति ढूंढना चाहिए जो अधिक बोली लगाए। यह बोलकर अपना हीरो वहाँ से जाने लगता है। तब सिक्योरिटी गार्ड दरवाजा रोककर खड़े हो जाते हैं। पीछे से एल्डर ली कहते हैं, ब्रदर, मुझे लगता है कि आपने कुछ गलत समझा है। एल्डर ली फिर से कहते हैं, जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो यह आप पर निर्भर करता है कि आप बेचेंगे या नहीं। एल्डर ली का लेवल दिखाया जाता है जो अननोन होता है। यह देख के लग रहा है यह अब लड़ाई होने वाली है, अपना हीरो मार खाएगा। एल्डर ली कहते हैं, इसके अलावा हमने जो कुछ हुआंग ज़ेंग ग्रुप में देखा है उसे अस्वीकार करने का साहस कभी किसी ने नहीं किया है। येऊ सोचता है, अब सब तैयार है। यह सोचते हुए अपना हीरो लड़ने के लिए खुद को तैयार करने लगता है। येऊ सोचता है, क्या वह लड़ना चाहते हैं? यह एक ब्लैक मार्केट है और वह अपनी इच्छा से गोली चला सकते हैं। येऊ फिर से सोचता है, चियान एम्परर का अकाउंट का उपयोग करके मैं यहाँ से बाहर निकलने में सक्षम हो सकता हूँ, लेकिन अगर मैं बाहर निकल भी जाऊँ तो भी लड़ाई करना मेरे लिए नुकसानदेह होगा और इससे भी ज्यादा मुझे एक पैसा भी नहीं मिलेगा। ये वो सोचता है, इससे फेफे और मेरे पेरेंट्स के उपचार में देरी ही होगी। दूसरे सीन में एल्डर ली टेबल पर पैसे का एक बंडल फेंकता है और कहता है,
यहाँ 100,000 है, जो आप जैसे बच्चे के लिए बहुत ही बड़ी रकम है। एल्डर ली फिर से कहते हैं, बूढ़े आदमी तुम्हें सलाह देता है कि तुम होशियार बनो और पैसे लेकर चले जाओ, अन्यथा। ये वो सोचता है, क्या मैं इसे स्वीकार कर सकता हूँ? मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी किसी ऐसे चीज का सामना करूंगा जो स्ट्रेंथ से हल नहीं हो सकती। यह सोचते हुए येऊ टेबल पर पड़े पैसे देखकर चौंक जाता है। येऊ सोचता है, लानत है, मुझे नहीं पता कि मेरी सिस्टम में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति का ऐसा कोई खाता भी है या नहीं। दरवाजे के बाहर से आवाज आती है, मिंग, क्या डिग्निफाइड ग्रुप ने वास्तव में एक लेवल 3 का दोस्त बना लिया है? यह बहुत शर्मनाक है। फिर दरवाजे पर बड़ी परछाई नजर आती है और मास्क लगाया हुआ गार्ड अंदर आता है, जो उन दोनों गार्डों को उनके चेहरे से पकड़ के दरवाजे से दूर कर रहा होता है। मास्क वाला गार्ड कहता है, बाहर जाओ। काले सूट वाला गार्ड चिल्ला उठता है। फिर एक खूबसूरत लड़की अंदर आई हुई दिखाई जाती है, जिसका नाम मिस मो कीर होता है, लेकिन हम इसे मिस मो ही कहेंगे, और उसका लेवल 20 होता है। मुझे लगता है कि इस कहानी की हीरोइन आ चुकी है, यही अपने हीरो को बचाएगी। मिस मो कहती है, मैंने सुना है कि यहाँ अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। मिस मो फिर से कहती है, इस यंग लेडी को भी इस आनंद में शामिल होने दीजिए। एल्डर ली गुस्सा करते हुए दूसरी तरफ देखता है और अपने हाथ में रही किसी चीज को जोर से दबा रहा होता है और खुद से ही कहता है, ये हनमो ग्रुप की मिस मो निकली। एल्डर ली कहता है, क्या आप ऐसे मिक्स प्लेस पर कैसे पहुँचे? एल्डर ली फिर से कहता है, अभी भी लाओ जी के साथ एक डील हासिल करने। मिस मो कहती है, रोब, ऐसा मत कहो, यह बहुत बुरा है। मिस मो फिर से कहती है, ब्लैक मार्केट का नियम इक्वल ट्रेड द हायर प्राइस है। आप उम्र में बहुत बड़े हैं, आपको मुझसे बेहतर पता होना चाहिए। यह बात सुनकर एल्डर ली मन ही मन गुस्सा हो रहे होते हैं। ये वो सोचता है, मिस मो, मैंने पहले इस नाम के बारे में सुना है। मिस मो कहती है, लिटिल सा हैंडसम मैन। मिस मो फिर से कहती है, आपका रेयर मैजिकल क्रिस्टल बहुत ही दिलचस्प है। मैंने 300,000 की बोली लगाई है, इसे मुझे बेच दो। ये वो कहता है, क्या? यह सुनकर एल्डर ली के कान खड़े हो जाते हैं। एल्डर ली कहता है, 300,000? एल्डर ली फिर से कहता है, इस बच्चे ने सिर्फ 200,000 कहा था, लेकिन आपने 300,000 बोली लगाई। आपका क्या मतलब है? मिस मो अपने आप की तरफ इशारा करते हुए कहती है, यह महिला अमीर है और विलफुल भी। मिस मो कहती है, मैं आपके हुआंग जेंग ग्रुप की तरह नहीं हूँ, जो लेवल 3 के बच्चे से भी चीजें छीन लेता है। मिस मो फिर से कहती है, मैंने हुआंग जेंग ग्रुप के चेहरे के लिए 100,000 एक्स्ट्रा ग्लैंडलर ग्लैंड खर्च करे। मेरी राय में यह डील बहुत वर्थवाइल है। एल्डर ली कहते हैं, आप? एल्डर ली कहते हैं, चलो चलते हैं। यह कह के एल्डर ली इस वीआईपी रूम से जाने लगता है। मिस मो कहती है, धीरे चलो एल्डर ली। मिस मो फिर से कहती है, अगली बार ऐसा अच्छा काम हो तो मुझे कॉल करना याद रखना। ये वो सोचता है, मैंने बहुत समय पहले सुना था कि इस 9th सिक्योरिटी जोन में हुआंग जेंग और हानमो को बंधक बना लिया गया है। ये वो फिर से सोचता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं आज इससे मिलूंगा और मुझे इससे फायदा भी होगा, क्योंकि वह बहुत अमीर है। यह बेहतर है। ये वो कहता है, थैंक यू ब्यूटी, मेरे पास यहाँ कुछ और चीज है। मुझे नहीं पता कि क्या आप अभी भी रुचि रखते हैं। मिस मो कहती है, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं और आपको मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। मैंने तो बस इस अवसर का इस्तेमाल यहाँ के सम्राट का अपमान करने और खुद को छिपाने के लिए किया है। मिस मो फिर से कहती है, आपके बिजनेस का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। बात बस इतनी सी है कि आप मेरी नज़र में आ गए। ये बोलकर मिस मो वहाँ से जाने लगती है। मिस मो अपने गार्ड से कहती है, आप इस बच्चे को पैसे दे दीजिए। मिस मो फिर से कहती है, मैजिकल क्रिस्टल से कैसे संभलना है यह आप समझ सकते हैं, बस इसे कहीं पर फेंक दे। मास्क गार्ड कहता है, ठीक है मिस। सबके चले जाने के बाद ये वही अकेला खड़ा रह जाता है। ये वो सोचता है, वो सचमुच यह एक प्राउड लेडी है।
ये वो फिर से सोचता है, खैर मैंने इस प्यार को लिख दिया है। अपने हीरो की यह अजीब सी सोच देख के लगता है पहली ही मुलाकात में अपना हीरो उसके प्यार में पूरी तरह पागल हो चुका है। फिर सीन बदलता है और हमें हॉस्पिटल के रूम के अंदर से सीन दिखाया जाता है। वहाँ येवू के पिता एडमिट होते हैं। फिर सीन बदलता है और पता लगता है कि डॉक्टर येवू की फैमिली वहीं पर है। येवू की मॉम कहती है, डॉक्टर उन्हें कितने समय तक उपचार की आवश्यकता है? डॉक्टर कहते हैं, वर्तमान स्थिति क्या है यह बताना कठिन है। तभी अचानक दरवाज़ा खुलता है और एक मोटा आदमी अंदर आता है। हॉस्पिटल के डायरेक्टर कहते हैं, मैंने सुना है कि इन बेचारे भूतों ने अभी तक हॉस्पिटल का बिल नहीं चुकाया है। वे अभी भी यहाँ क्यों हैं? यह बात सुनकर डॉक्टर के साथ साथ येवू की फैमिली भी चौंक जाती है। डॉक्टर कहते हैं, डायरेक्टर उन्होंने इमरजेंसी रूम के लिए पहले ही बिल भर दिया है। डॉक्टर फिर से कहते हैं, लेकिन अस्पताल का बिल। डॉक्टर की बात पूरी हो उससे पहले ही डायरेक्टर उस डॉक्टर का कॉलर पकड़ लेता है। हॉस्पिटल डायरेक्टर कहते हैं, आप क्या कर रहे हैं? हम एक अस्पताल खोलकर बैठे हैं, कोई कल्याणकारी संस्था नहीं है। हॉस्पिटल के डायरेक्टर कहते हैं, ये सस्ती जिंदगी लाओ जू की दवा जितनी महंगी नहीं है। डॉक्टर कहते हैं, देखिए उसके परिवार के लड़के ने कहा है कि वो पैसे जुटाने जा रहा है, तो क्यों ना इंतजार किया जाए। हॉस्पिटल के डायरेक्टर कहते हैं, इंतजार करें? यह सुनकर डायरेक्टर डॉक्टर को जोर से थप्पड़ मार देता है। हॉस्पिटल के डायरेक्टर कहते हैं, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? एक लेवल 3 का वॉरियर अभी भी एक बच्चा है। हॉस्पिटल के डायरेक्टर फिर से कहते हैं, 300,000 कहाँ से उधार लाएगा वो? डॉक्टर कहता है, यह। तभी हॉस्पिटल डायरेक्टर कहता है, यह न्यूट्रिएंट्स दुर्लभ है। यह कहते हुए वह येवू के डेट की तरफ बढ़ रहा होता है। हॉस्पिटल के डायरेक्टर फिर से कहते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स उस कीमत के लायक नहीं है, फिर भी बीमारी का इलाज कराना चाहते हैं। फे कहती है, डायरेक्टर कृपया प्रतीक्षा करें। फे फिर से कहती है, मेरा भाई पैसे लेने के लिए बाहर गया है और कुछ समय बाद वापस आएगा। हॉस्पिटल के डायरेक्टर कहते हैं, पैसे जुटाने? एक फाड़ उठाओ। हॉस्पिटल डायरेक्टर कहता है, इस सिक्योरिटी जोन में कोई भी हॉस्पिटल ऐसा नहीं है जिसे आप जैसे लोग अफोर्ड कर सके। हॉस्पिटल डायरेक्टर फिर से कहता है, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो मुझे न रोके। फे कहती है, नहीं। हॉस्पिटल डायरेक्टर कहता है, यहाँ से चले जाओ। डायरेक्टर फे को धक्का देके साइड में कर देता है। तभी पीछे से येवू पैर से दरवाजा को लात मारकर तोड़ देता है। येवू कहता है, रुको। हॉस्पिटल डायरेक्टर कहता है, तुम कौन हो? हॉस्पिटल का दरवाजा तोड़ने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हॉस्पिटल डायरेक्टर फिर से कहता है, लोजी के हाथ पैसे हारे? येवू कहता है, तुमने अभी इसी हाथ का इस्तेमाल किया था। यह बोलने के साथ ही अपना येवू गुस्से में अपनी पावर रिलीज कर शुरू कर देता है। येवू कहता है, मेरी परिवार को दुख पहुंचाया। डायरेक्टर डर कर अपने हाथ को देखता है जिस हाथ में आग लगी होती है। इस बार डर हम हॉस्पिटल डायरेक्टर के चेहरे पर देख सकते हैं। हॉस्पिटल डायरेक्टर कहता है, यह क्या है? वो फिर से कहता है, ओ मेरा हाथ, ये क्या हो रहा है? और वो आ करके चिल्लाने लगता है। वो फिर से कहता है, इस आग को बुझाओ। आग बुझाने वाला कहाँ है? जल्दी लाओ, मेरा इलाज करो। इससे चिल्लाते हुए डायरेक्टर इस कमरे से बाहर निकल भागते हैं और अपने येवू वहीं पर सीरियस होकर खड़ा होता है। डॉक्टर येवू से कहते हैं, तुमने इसके साथ क्या किया? डॉक्टर फिर से येवू से कहता है, अचानक उसके हाथ में आग कैसे लग गई? येवू डॉक्टर से कहता है, हालांकि वह यहाँ से भागने के योग्य है, उसने मेरे परिवार को नुकसान पहुँचाया है जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह छोटी सी सजा है। येवू डायरेक्टर से कहता है, चिंता मत करो, मैं उसे चिकित्सा व्यय के लिए अतिरिक्त 10,000 युआन का भुगतान करूँगा। येवू फिर से कहता है, इसके अलावा यदि वह आपकी तरह अच्छे मेडिकल एथिक्स वाला एक अच्छा डॉक्टर है तो उसे कुछ नहीं होगा। डॉक्टर कहता है, बिल्कुल। डॉक्टर मन में सोचता है, डायरेक्टर इस सजा के हकदार है। डीन के साले पर निर्भर रहने वाला यह असभ्य और अहंकारी है और उनकी नज़र में सिर्फ प्रॉफिट ही सब कुछ है। कई कलीग्स इस डायरेक्टर के कारण दुखी हैं। डॉक्टर फिर से मन में सोचता है, आज का कठोर लड़का क्या भविष्य में वह इतना दयनीय होने का साहस करेगा? तभी येवू कहता है,
यहाँ 310,000 है। क्या मेरे परिवार को ट्रीटमेंट मिलना जारी रह सकता है? तभी डॉक्टर कहते हैं, बिल्कुल चिंता मत करो। हालांकि हमारा हॉस्पिटल बहुत ही कॉस्टली है, लेकिन यह कभी धोखा नहीं देता। आपके परिवार को सबसे अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा। ये वो कहता है, थैंक यू डॉक्टर, मुझ पर भरोसा करने और पैसे जुटाने के लिए, मुझको समय देने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। वहीं पर सामने फेफे उदास बैठी हुई होती है। यह सभी बातें सुन रही होती है। फिर डॉक्टर वहाँ से बाहर जाने लगता है। डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहते हैं, मुझे थैंक यू मत कहो, एक डॉक्टर को यही करना चाहिए। डॉक्टर मन में सोचता है, यह लड़का खुद से सेल्फ हीलिंग के अलावा ये इतने कम समय में 300,000 भी बना सकता है। यह लड़का तो दिलचस्प है। डॉक्टर के चले जाने के बाद फेफे वहीं रोने लगती है। फेफे कहती है, सॉरी भाई, मैं हमारे मॉम और डैड को प्रोटेक्ट करने में असफल रही। फेफे फिर से कहती है, यदि मैं कमजोर अवस्था में न होती तो। फेफे अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही येवू उसके सर पर हाथ रखता है और कहता है, अपने आप को दोष मत दो बेवकूफ लड़की। येवू फिर से कहता है, तुम्हारे भाई की समय पर वापस न आने की नाकामी की वजह से तुम्हें ये तकलीफ झेलनी पड़ी, लेकिन अब चिंता मत करो। फेफे कहती है, धिक्कार है, अगर मैं यहाँ गायब नहीं होती तो कल एकेडमी की डाइजन कंपटीशन में हिस्सा ले सकती थी। मैंने शुरू में गेम जीतने की योजना बनाई थी। फेफे फिर से कहती है, बोनस का उपयोग करके अपने परिवार का जीवन बेहतर बनाना चाहती थी, लेकिन अब मैं प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकती, और यदि मुझे बोनस नहीं मिला तो मुझे अभी भी 300,000 का कर्ज चुकाना है। ये वो एक्साइटेड होकर कहता है, डजन कंपटीशन? ये वो इतना अधिक खुश हो जाता है कि अपनी बहन को दोनों कंधों से पकड़कर चिल्लाते हुए बोलने लगता है, लेकिन बेचारे फेफे बहुत अधिक उदास बैठी होती है। ये वो फिर से कहता है, क्या यह एकेडमी द्वारा हर वर्ष आयोजित किया जाने वाली डजन कंपटीशन है? ये वो फिर से कहता है, मैंने सुना है कि बोनस बहुत अधिक है। फेफे कहती है, हाँ हाँ, अफवाह है कि इस साल का बोनस 500,000 से शुरू होगा। फेफे फिर से कहती है, मैं इसके लिए 1 साल से तैयारी कर रही हूँ, लेकिन फेफे की बात पूरी हो उससे पहले ही येवू एक्साइटमेंट में कहता है, 500,000? येवू फेफे से कहता है, फेफे तुम बीमारी का इलाज आराम से करवा सकती हो, पैसे की चिंता अपने भाई के लिए छोड़ दो। येवू मन में सोचता है, मैं ये बोनस लेने जा रहा हूँ। फिर सीन बदलता है और हमें अगले दिन कॉलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ग्राउंड में भीड़ होती है और स्टेज भी तैयार किया गया होता है। प्रिंसिपल अनाउंसमेंट करते हैं, सभी स्टूडेंट कॉलेज के वार्षिक डजन कंपटीशन में आपका स्वागत है। प्रिंसिपल फिर से अनाउंसमेंट करते हैं, इस वर्ष के बोनस की राशि के बारे में सभी कॉलेज में अफवाहें फैल रही होंगी। मैं सभी को ये बताना चाहता हूँ कि अफवाहें सच है। इस वर्ष हमारा आरंभिक बोनस 5,000 है। प्रिंसिपल फिर से अनाउंसमेंट करते हैं, कॉपी के पूरा होने की डिग्री के अनुसार बिना किसी सीमा के अतिरिक्त बोनस जोड़ा जाएगा। मुझे पता नहीं इस बार प्रिंसिपल ने क्या अनाउंसमेंट किया है, क्योंकि मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। शायद प्रिंसिपल ने कोई सस्ता नशा कर रखा होगा। तभी सभी स्टूडेंट कहते हैं, ठीक है, यह तो ग्रेट है। प्रिंसिपल फिर से अनाउंसमेंट करते हैं, तो इस साल इतना ज़्यादा बोनस क्यों है? ये सब इसीलिए है क्योंकि इस कंपटीशन के लिए हानवो ग्रुप ने स्ट्रॉन्ग स्पॉन्सरशिप की है। वाह यार, यहाँ भी अपनी कहानी की हीरोइन पहुँच गई है। अब तो लगता है यहाँ शायद कोई तमाशा होगा या अपने हीरो प्यार का इजहार करेगा। प्रिंसिपल अनाउंसमेंट करते हैं, मिस मो के लिए सभी की ओर से तालियां और थैंक यू। मिस मो को देखकर भीड़ में सभी लोग अपने अपने अलग अलग कॉम्प्लीमेंट देने लगते हैं। कोई स्टूडेंट कहता है, तो क्या ये हॉनमो ग्रुप की मालिक की बेटी है? ये कितनी सुंदर है। कोई स्टूडेंट कहता है, वो तो बिल्कुल चांद जैसी सुंदर है। कोई और स्टूडेंट कहता है, इसे देखकर ही मेरा दिल पिघल गया। प्रिंसिपल अनाउंसमेंट करते हैं, और यह सबको बताना अच्छा है कि इस कंपटीशन का फाइनल विनर सीधे हानमो ग्रुप की मो अटैक टीम में प्रवेश कर सकता है। यह बात सुनकर सभी स्टूडेंट की खुशी कई गुना बढ़ जाती है। कोई स्टूडेंट कहता है, वाह, मो अटैक टीम। कोई और स्टूडेंट कहता है, क्या यह डजन कॉम्पिटिशन स्कोर लिस्ट में टॉप 10 टीम के लिए है?
कोई और स्टूडेंट कहता है, मोह अटैक टीम में प्रवेश करना जीवन के टॉप पर सीधे पहुंचने के बराबर है। तभी कोई और स्टूडेंट कहता है, अरे वाह, बोनस की तुलना में तो यह सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। ये वो मन में सोचता है। मैंने बहुत समय से सुना है कि मेजर ग्रुप की टीम को बीच प्रतिस्पर्धा बहुत कड़ी होती है। ये वो फिर से मन में सोचता है। यह एल्डर लेडी एकेडमी में से टैलेंटेड लोगों को सिलेक्ट करना चाहती है। क्या वह बहुत महत्वपूर्ण है? ये वो मन में सोचता है। लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा लक्ष्य केवल बोनस प्राप्त करने का है। तभी प्रिंसिपल अनाउंसमेंट करते हैं, तो फिर यह हमारी इस प्रतियोगिता का डजन है। तभी स्क्रीन की तरफ इशारा करके दिखाया जाता है, जहां इस डजन के बारे में दिखाया जाता है। शैडो फॉरेस्ट इंस्टेंट लेवल 5 to 10। कोई कहता है, क्या ये छायावन है? कोई स्टूडेंट कहता है, यह एकेडमी का सबसे हाईएस्ट लेवल का डजन है और कहा जाता है कि इस पर स्टूडेंट द्वारा कभी भी सफलतापूर्वक अटैक नहीं किया जाता है। कोई स्टूडेंट कहता है, इसमें सबसे निचले लेवल के मॉन्स्टर भी लेवल 5 के हैं और फाइनल बॉस को लेवल 10 का एलाइट मॉन्स्टर कहा जाता है। कोई और स्टूडेंट कहता है, हमारे स्टूडेंट्स का एवरेज ग्रेड लेवल 5 के आसपास है। क्या वहां जाने का मतलब मरना नहीं है? तभी प्रिंसिपल अनाउंसमेंट करते हैं, डजन का फाइनल बॉस है। इसके साथ ही सीन बदलता है। फिर बॉस की स्टेटस विंडो के साथ साथ बॉस भी दिखाया जाता है, जो लेवल 10 पर है। बॉस का नाम शैडो ड्रॉइड है, जो देखने में सूखे हुए पेड़ के शरीर वाला मॉन्स्टर होता है, जिसकी लाल आंखें हैं। कोई स्टूडेंट कहता है, देखो, यह वाकई लेवल 10 का एलाइट मॉन्स्टर है। अब कौन जाने की हिम्मत करेगा? कोई और स्टूडेंट कहता है, मुझे पता था कि कॉलेज हमें बिना किसी कारण के ऐसे लाभ नहीं दे सकता है। ये वो मन में सोचता है, लेवल 10 का लाइट शैडो ड्रॉइड। फिर ये मुस्कुराने लगता है। ये मन में सोचता है, क्या आप निश्चित है कि आप मुझे इनाम के पैसे नहीं देंगे? प्रिंसिपल अनाउंसमेंट करते हैं, चिंता मत करो स्टूडेंट, यह डजन वास्तव में कठिन है और इसका मोड भी पीवीपी और पीवीई जैसे ड्यूअल मैकेनिज्म है। प्रिंसिपल फिर से अनाउंसमेंट करती है, अंततः उपरोक्त कारण के आधार पर यह कंपटीशन मैक्सिमम 5 लोगों की टीमों का सपोर्ट करेगी। कोई स्टूडेंट कहता है, टीम बनाना? क्या दोस्तों के साथ टीम बनाना संभव है? यह सुनकर सभी स्टूडेंट खुश हो जाते हैं। कोई स्टूडेंट कहता है, यदि आप टीम बना सकते हो तो लेवल 10 के लिए एलाइट शैडो ड्राइड को मारना मुश्किल नहीं है। कुछ स्टूडेंट एक दूसरे के साथ बात करते हुए दिखाए जाते हैं। उनमें से एक स्टूडेंट कहता है, लेकिन यहाँ तक कि पीवीपी मोड भी जोड़ा गया है, क्या यह भी बुरा नहीं है? तभी दूसरा स्टूडेंट कहता है, और क्या, आपको किसी भी समय अन्य टीमों द्वारा किए जाने वाले गुप्त हमलों से भी सावधान रहने की आवश्यकता होगी। तीसरा स्टूडेंट कहता है, हाँ, वास्तव में। यूँ मन में सोचता है, टीम अप और डबल मोड डजन? यूँ फिर से मन में सोचता है, यह कॉलेज हमें वास्तविक युद्ध और जीवित रहने की क्षमता का परीक्षण देना चाहता है। एक स्टूडेंट प्रिंसिपल से पूछता है, प्रिंसिपल, अगर आप टीम बनाएंगे तो जीत कैसे मिलेगी? प्रिंसिपल अनाउंसमेंट करते हैं, हाँ, ऐसे कई स्टूडेंट्स होंगे जो आपकी तरह ही उलझन में होंगे। प्रिंसिपल फिर से अनाउंसमेंट करते हैं, कंपटीशन में आप अभी भी व्यक्तिगत अंक एकत्रित कर सकते हैं, लेकिन शैडो ड्राइड के राइडर्स के पॉइंट टीम में समान रूप से विभाजित किए जाएंगे। कोई स्टूडेंट कहता है, यदि शैडो ड्राइड के अंक सबसे अधिक है तो जीत केवल उस टीम की होगी जिसने उस पर अटैक करेगा। कोई और स्टूडेंट कहता है, मुझे लगता है कि मुझे अभी कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन मैं इस एलाइट मॉन्स्टर से फाइट नहीं कर सकता हूँ। तभी प्रिंसिपल अनाउंसमेंट करते हैं, इसके अतिरिक्त हर किसी को पहले से ही रियल बैटलफील्ड के माहौल का अनुभव करने के लिए पीवीपी एरिया में अन्य टीमों को हराकर आप ओपोनेंट के पॉइंट्स को अपने पॉइंट से बदल सकते हैं। प्रिंसिपल की यह बात सुनकर सभी स्टूडेंट डर जाते हैं। कोई स्टूडेंट कहता है, क्या यह तो बहुत क्रूर है? कोई और स्टूडेंट कहता है, क्या इससे तो आपसी हत्या को प्रोत्साहित करना स्पष्ट नहीं हो जाता? तभी प्रिंसिपल अनाउंसमेंट करते हैं, मैं अभी घोषणा करता हूँ, कंपटीशन शुरू होता है। प्रिंसिपल के पीछे गेट के साथ गोल्डन लाइट और बिजली चमकने लगती है और गेट खुलता है और सभी स्टूडेंट एक्साइटमेंट में चीखने लगते हैं। कोई स्टूडेंट कहता है, लेवल 5 स्वॉर्डमैन को एक टीम के लिए ढूंढ रहा हूँ। कोई और स्टूडेंट कहता है,
ऐसे सीनियर है जो मुझे अपने साथ ले जाने को तैयार है। मेरे हीलिंग लेवल 5 पर है। ये वो खड़ा होता है और उसके आसपास 3 और लोग होते हैं जो अपने बारे में बातें कर रहे होते हैं। उनमें से एक कहता है, चलो चले, यहाँ लेवल 3 का कचरा अभी तक क्यों है? दूसरा लड़का कहता है, स्कूल वाले वास्तव में सही है। इस तरह के कचरे को निकालने के लिए राजी नहीं किया जाता है। क्या इसे टॉयलेट की सफाई के लिए रखा चाहिए? फिर से पहला वाला लड़का कहता है, क्या वह महान यू है जिसे लेवल अप नहीं किया जा सकता है? तीसरा लड़का कहता है, जल्दी करो, सावधान रहना, शायद वह टीम के लिए हमारे पास आएगा। यू उन सभी लोगों से दूर जाते हुए मन में सोचता है, चिंता मत करो, अगर तुम मुझसे विनती भी करोगे तो भी मैं तुम्हारे साथ टीम नहीं बनाऊंगा। यू फिर से मन में सोचता है, मुझे अतिरिक्त बोझ नहीं चाहिए, अकेले घूमना सबसे सुविधाजनक है। ऐसा सोचते हुए वो वहाँ से निकल जाता है और किसी टीचर के पास जाता है। ये वो टीचर से कहता है, टीचर मैं साइन अप करना चाहता हूँ। फिर हमें वो खूबसूरत टीचर दिखाई जाती है। टीचर ये से कहती है, स्टूडेंट आपकी टीम के लिए अन्य स्टूडेंट के बारे में क्या ख्याल है? ये वो कहता है, केवल मैं अकेला, क्या आप मेरे अकेले के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? टीचर कहती है, लेकिन आप तो सिर्फ लेवल 3 पर है, अकेले जाना बहुत खतरनाक होगा, या फिर आप इसके बारे में सोच समझकर फैसला कर सकते हैं। यू कहता है, तभी अचानक यू के पीछे कोई लड़का आ जाता है। इसे देख के मुझे तो वही बुली करने वाला लड़का ही लगता है, लेकिन अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ कि यह वही है। भूरे बाल वाला लंबा लड़का कहता है, एक ऐसी बर्बादी जिसे लेवल अप नहीं किया जा सकता, इसका जीना भी हवा की बर्बादी है। पूरे बाल वाला लंबा लड़का टीचर से कहता है, आपको इस कचरे की परवाह नहीं करनी चाहिए, इसे मरने दो। ये वो कहता है, लियो फेंग तुम फिर क्यों आए हो? मैंने सही सोचा था, यह तो वही बुली करने वाला लड़का ही है। और लियो फेंग के साथ और 2 लड़के आ जाते हैं। हमें इन दोनों के लड़कों के नाम पहले भी नहीं बताए गए थे, तो हम इसे कलर के नाम से ही बुलाएंगे। काले बाल वाला लड़का कहता है, लेवल 3 तो कचरा है, तुम अपने बड़े ब्रो से इस तरह से कैसे बात कर सकते हो? सफेद बाल वाला लड़का कहता है, ब्रो मुझे उसे सिखाने दो। लियो फेंग बोलता है, एक मिनट रुकिए, कुछ लोग वैसे भी मेरे भाई जैसे हैं, इसलिए मैं अपना चेहरा दिखाने से खुद को नहीं रोक सकता। लियो फेंग फिर से कहता है, तुम जमीन पर लेट जाओ और भौंकने वाला कुत्ता बनना सीख लो, और मैं तुम्हें देखने के लिए डंजन में ले जाऊंगा, कैसा रहेगा? ये बात सुनकर बाकी दोनों बच्चे इस तरह से हंसने लगते हैं जैसे कोई कॉमेडी चल रही हो। सफेद बाल वाला लड़का कहता है, भाई लियो फेंग, यह विचार वाकई बहुत बढ़िया है। सफेद बाल वाला लड़का फिर से कहता है, जल्दी करो। लेकिन अभी भी ये वहीं पर बिना कुछ बोले खड़ा होता है, लेकिन फिर अचानक शायद गुस्सा करते हुए कहता है, कुत्ता कैसे भौंकता है? लियो फेंग कहता है, बेशक यह बाहु। वो 3 चौंक जाते हैं कि येऊ ने उसे अनजाने में कुत्ते की तरह आवाज निकाल दी, और लियो फेंग गुस्से में आकर येऊ पर हमला करने जाता है। लियो फेंग कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मैं ऐसा करूं? लियो फेंग फिर से कहता है, तुम्हें मैं मार रहा हूँ। उसके हमला करने से पहले ही टीचर बीच में आ जाते हैं और कहते हैं, रुक जाओ, अगर तुम लड़ना चाहते हो तो डंजन में लड़ने के लिए जाओ। टीचर फिर से कहती है, मैं यहाँ लड़ाई करने के लिए कोई इजाजत नहीं दूंगी। ये सुनकर लियो फेंग गुस्से में जाने लगता है और यू को कहता है, ये वो भागना मत, लियो फेंग डंजन में आपके सिर का इंतजार कर रहा होगा। यू कहता है, आप एस्केप शब्द कैसे लिखे? मेरी डिक्शनरी में ऐसे कोई शब्द नहीं है। टीचर कहती है, ऐसा मत कहो। यू फिर से कहता है, ठीक है, तो टीचर क्या आप मेरे लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? टीचर कहती है, हालांकि आपका साहस बहुत ज्यादा है, लेकिन अंत में यह बोलने की ताकत पर निर्भर करता है। टीचर फिर से कहती है, चूंकि आप प्रवेश पर जोर दे रहे हैं तो मैं आपको केवल शुभकामनाएं दे सकती हूँ। ऐसा कहकर टीचर ने उसे एंट्री की पास दे दिया होता है। यू कहता है, थैंक यू टीचर। ऐसा कहके यू वहाँ से निकलकर डंजन में जाने लगता है। यू मन में सोचता है, ओह यह बहुत अच्छा शो होने वाला है। तभी नोटिफिकेशन आती है, मेजबान को बधाई, आपके जीवन का पहला डंजन सफलतापूर्वक खुल गया है। 2000 एक्सपीरियंस पॉइंट प्राप्त किए हैं। तभी अचानक पीछे से मिस मो अपने यू को देख लेती है। मिस मो सोचती है,
वो लड़का क्या वो ब्लैक मार्केट में नहीं मिला था? मिस मो फिर से कहती है, यह लड़का दिलचस्प है। क्या केवल लेवल 3 ही ब्लैक मार्केट में डील लगाने का साहस करता है? क्योंकि लेवल 5 से 10 तक के लोग भी अकेले डील लगाने का साहस नहीं करते हैं। मिस मो कहती है, मुझे देखने दो कि साहस के अलावा तुम्हारे पास क्या क्या है। अब तो इस कहानी की हीरोइन मिस मो भी यू में इंटरेस्ट दिखा रही होती है। मिस मो का गार्ड कहता है, एक लेवल 3 का वॉरियर? मिस मो का गार्ड फिर से कहता है, मैडम मुझे सच में नहीं लगता कि वह इस तरह किसी डंजन कंपटीशन को जीत सकता है। मिस मो कहती है, चलिए बस इंतजार करें और शो देखते हैं। फिर सीन बदलता है और हमें डंजन का सीन दिखाया जाता है। शेडो फॉरेस्ट डंजन लेवल 5 से 10। डंजन में काले बादल और पर्वत दिखाए जाते हैं। फिर जंगल में जाट दिखाए जाते हैं। वहाँ पर पोर्टल खुलने से यू की एंट्री होती है और आसपास की जगह को देख के यू चौंक जाता है। यू सोचता है कि डंजन के प्रारंभिक स्थान रैंडम है। यू फिर से सोचता है, इससे विभिन्न टीमों को एक ही स्थान पर पैदा होने से रोका जा सकता है और शुरुआत में एक दूसरे से लड़ने की स्थिति से भी बचा जा सकता है। फिर यू वहाँ से किसी दिशा में भागने लगता है। यू सोचता है, इससे मेरे कार्य में भी बहुत सुविधा होगी। यू फिर से सोचता है, चलो इस क्षेत्र में मॉन्स्टर को जितनी जल्दी हो सके साफ करता हूँ। फिर सीन बदलता है और हमें सिर्फ धमाके और पॉइंट्स दिखाए जाते हैं। यू सभी को मारता है और उसके सभी के उसे 10-10 पॉइंट्स मिलते हैं और फिर दिखाया जाता है कि कुछ मकड़ियाँ दूर जाके गिरती है। ये सभी मकड़ियाँ होती है जिन्हें मार के यू पॉइंट्स हासिल कर रहा होता है। यू सोचता है, इस क्वेट्स का क्षेत्र बहुत बड़ा है और सभी मॉन्स्टर बहुत बिखरे हुए हैं। यू फिर से सोचता है, एक एक करके मॉन्स्टर को मारने में जितना सोचा था उससे ज्यादा समय ले लिया है। यू सोचता है, यदि आप जीतना चाहते हैं तो आपको अभी भी हाई लेवल के मॉन्स्टर का शिकार करना होगा। यू के सामने मकड़ियाँ कहीं झाड़ियों में भाग रही होती है। ये देखकर यू मन में सोचता है, वे सभी कहाँ जा रहे हैं? उन्हें पकड़ता हूँ और देखता हूँ। फिर यू मकड़ियों का पीछा करता है और आगे बढ़ता है। यू कहता है, मैं गलती से जंगल में गहराई तक चला आया हूँ। यू फिर से कहता है, यह क्या है? यू किसी चीज को सामने देखकर चौंक जाता है। फिर हमें भी दिखाया जाता कि वह कोई मकड़ी का जाल होता है और उसके बीच में एक लड़की फंसी होती है। यू कहता है, यह रेड बटरफ्लाई वेब। फिर उस लड़की का नाम और लेवल दिखाया जाता है। रून त्या नित्यन थेरेपिस्ट लेवल 5, लेकिन हमें इसे रून कह के बुलाएंगे। यू कहता है, यह तो रून मन में सोचती है, मैं कहाँ हूँ? कोमा में जाने से पहले क्या मुझे याद है? रून अपनी वह बात पूरी करे उससे पहले ही पूरी तरह से होश में आ जाती है और शायद उसे सब याद आ जाता है कि उसके साथ क्या हुआ था। रून कहती है, मकड़ी मॉन्स्टर द्वारा मुझे पकड़ लिया गया था। रून जाल में फंसी हुई चिल्लाने लगती है। रून, क्या? हेल्प हेल्प, अब मुझे कौन बचाएगा? ऐसा कहते ही रून कुछ देखकर चौंक जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यह यू होता है, उसे बचाने पेड़ के ऊपर चढ़कर उसके पास आ चुका होता है। यू रून से कहता है, यदि आप जीवित रहना चाहते हैं तो बस अपना मुंह बंद रखें। रून यू से कहती है, आप कौन है? यू रून से कहता है, यदि आप इसी तरह चिल्लाते रहेंगे तो मॉन्स्टर को आकर्षित करेंगे, तो मैं आपको बचाने का जोखिम नहीं उठाऊंगा जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ। रून यू से कहती है, आप फेफे के भाई है यू, है ना? रून फिर से यू से कहती है, आखिरकार वह जिसे अपग्रेड नहीं किया जा सकता है। रून रोने लगती है और फिर अजीब अजीब बातें बड़बड़ाना शुरू कर देती है। रून यू से कहती है, ये तुम यहाँ पर कैसे हो सकते हो? तुम डंजन में क्यों आ गए? तुम तो सिर्फ लेवल 3 पर हो। क्या तुम मरना चाहते हो? घबराहट में रून एक ही बात दो बार बोलती है कि ये तुम यहाँ पर कैसे आ सकते हो? तुम डंजन में क्यों आ गए? तुम तो सिर्फ लेवल 3 पर हो। क्या तुम मरना चाहते हो? जब रून अपनी बकवास कर रही होती है तब ये यू वहाँ पर पेड़ पर बैठा मकड़ी के झाले को चेक कर रहा होता है। यू रून से कहता है, तुम फेफे की बहुत अच्छी दोस्त हो। यदि तुमने उसे बता दिया कि मैं तुम्हें नहीं बचा सकता हूँ तो मैं निश्चित रूप से तुम्हें यही छोड़ दूंगा। यू फिर से रून से कहता है, तो अपना मुंह बंद करो और आज्ञाकारी ढंग से प्रतीक्षा करो।
रून येऊ से कहती है, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद। रून फिर से येऊ से कहती है, लेकिन मूर्ख मत बनो, आप हमेशा लेवल 3 पर ही रहते हैं, तो इस लेवल 8 एलाइट मकड़ी मॉन्स्टर के जाले को काटना असंभव है। येऊ रून से कहता है, क्या तो ये सच है? ये तो सिर्फ लेवल 8 का एलाइट मॉन्स्टर है। ऐसा कहते हुए येऊ झाल को अपने हाथ में पकड़ते हुए झाले को आग की मदद से तोड़ता हुआ मुस्कुराता है और फिर आग पूरी तरह से सभी जाले में फैल जाती है और पूरा मकड़ी का जाल जलकर बिखर जाता है। रून येऊ से कहती है, क्या तुमने सचमुच इस मकड़ी के जाले को जला दिया? रून येऊ से कहती है, मैं बच गई हूँ। ऐसा कहते हुए रून छूट जाती है। येऊ रून से कहता है, यहाँ से निकलो और अपनी टीम ढूंढो, अकेले रहना सुरक्षित नहीं है। उतने में येऊ के कंधे पर कोई चिपचिपी चीज आकर गिरती है। येऊ सोचता है, यह क्या है, और वो ऊपर देखता है तो बहुत बड़ा मकड़ी मॉन्स्टर दिखता है और उसका नाम रेड स्पाइडर होता है और उसका लेवल 8 दिखाया जाता है। येऊ रून से कहता है, ओप्स। रून येऊ से कहती है, क्या हुआ, क्या हुआ? और मकड़ी सीधा उन दोनों पर उसी चिपचिपी चीज से हमला कर देता है और येऊ रून को बचाता है। दोनों पेड़ की डाली से कूदते हैं। येऊ रून से कहता है, भाग जाओ, यह तरल पदार्थ जहरीला है। रुआन कहती है, हाँ, पर वह दोनों फिर भी किसी दूसरी डाली पर लगे मकड़ी के जाले में ही गिरते हैं। येऊ सोचता है, ये मकड़ी का जाला है, हम तो फिर से जाले में फंस गए हैं। येऊ फिर से सोचता है, केयरलेस, क्या यही है डंजन के एलाइट मॉन्स्टर का अजीब शिकारी स्वभाव? मेरे साथ तो एक लड़की है, यह स्थिति मेरे लिए अत्यंत अजीब है। उतने में ही दोनों जाल में एक साथ बन जाते हैं और एक दूसरे के हद से ज्यादा करीब आ जाते हैं। ऊपर की डाली से मकड़ी मॉन्स्टर इन दोनों को ऐसे फंसे हुए देख रहा होता है। रून चिल्लाते हुए कहती है, ओह उफ, अब तो मैं मरने वाली हूँ। रून फिर से कहती है, अब सब खत्म हो गया, वो हम दोनों को खा जाएगा। येऊ रून से कहता है, शांत हो जाओ, हिलना मत, वरना मकड़ी का जाला और भी कस जाएगा। येऊ सोचता है, अरे यार, क्या हाल ही में मकड़ी के अंडे के साथ अजीब हुआ है? यहाँ तक कि धोखा भी हो सकता है। मेरे ख्याल से येऊ इस मकड़ी मॉन्स्टर के स्वभाव को समझने वाली चीजें सोच रहा है, लेकिन यह रून तो शर्माते हुए रो रही होती है। ये वो फिर से सोचता है, मेरे पास किंग अकाउंट सिस्टम है, हालांकि मेरी ताकत बढ़ गई है, लेकिन मेरा रियल युद्ध अनुभव बहुत कम है। यह काफी घातक है, मुझे भविष्य में और अधिक मेहनत करनी होगी। रून येऊ से कहती है, ओह, मैं इस तरह की जगह पर मरना नहीं चाहती हूँ। उतने में वो मकड़ी वहाँ से जाने लगती है। यह देखकर वो दोनों चौंक जाते हैं। इससे रून खुश हो जाती है और हंसने लगती है। रून येऊ से कहती है, यह कैसे हुआ? रून फिर से येऊ से कहती है, शायद उसको लगता है कि हम स्वादिष्ट नहीं है, शायद हम बच गए। येऊ रून से कहता है, रेड स्पाइडर की आदत के अनुसार यह पकड़े गए मानव शरीर में अपने अंडे देती है ताकि अपनी संतान पैदा कर सके। येऊ फिर से रून से कहता है, ऐसा अनुमान है कि वह अभी तक पूरी तरह से अंडे से नहीं भरी है और जब वह पूरी तरह से अंडे से भर जाएगी तब वापस आएगी। रून येऊ से कहती है, क्या क्या? ये सुनकर रून छटपटाने लगती है और चिल्लाने लगती है। रून येऊ से कहती है, नहीं, मैं इसे बच्चा नहीं देना चाहती हूँ। येऊ चिल्लाते हुए कहता है, अरे जल्दबाजी मत करो। रून चिल्लाते हुए हिलने लगती है और उसके वजह से येऊ उसके ज्यादा करीब आ जाता है और उनकी लात उसके मेन पार्ट पर लगती है। येऊ चिल्लाते हुए कहता है, ऐसा मत करो। येऊ सोचता है, धिक्कार है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। येऊ सोचता है, मैं उसे बहुत कसकर चिपक गया हूँ। अगर मैं जबरदस्ती चियन एम्पायर की फ्लेम एबिलिटी का उपयोग करता हूँ तो यहाँ उसे चोट लग जाएगी। केवल येऊ अपनी बात पूरी नहीं करता और फिर येऊ मुंह से जाले को तोड़ने लगता है। यह देखकर रून चौंक जाती है। रून येऊ से कहती है, और तुम क्या कर रहे हो? रून फिर से येऊ से कहती है, क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? क्या आप अभी भी ऐसा कुछ करने की योजना बना रहे हैं? येऊ रून से कहता है, अपनी मरने की कल्पना बंद करो, अगर जिंदा रहना है तो हिलना मत। रून येऊ से कहती है,
आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? रून वहाँ टमाटर की तरह लाल हो रही होती है और यू के खींचने से जाल तोड़ने की कोशिश शुरू करता है। यू सोचता है, सौभाग्य से यह मकड़ी का जाला जहरीला नहीं है और यह अभी भी लचीला है, यह अभी तक सख्त नहीं हुआ है। यू के जाल के तोड़ने से रून हल्की आवाज करती है। रून सोचती है, आप इसे मुंह से बड़ी मुश्किल से तोड़ सकते हैं। यू दूसरी बार मुंह से जाले को तोड़ने की कोशिश करता है। रून यू से कहता है, नहीं नहीं। यू रून से कहता है, ऐसी अजीब आवाज मत करो। यू रून से फिर से कहता है, आओ मिलकर जाले को तोड़ते हैं, थोड़ी देर बाद मकड़ी का जाला सख्त हो जाएगा और बचने का कोई मौका नहीं रहेगा। रून यू से कहती है, हाँ हाँ ठीक है। ऐसा कहके रून भी मदद करने लगती है। यू सोचता है, ऐसा अजीब सा वातावरण क्यों हो रहा है। यू रून से कहता है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, तुम मुझ पर निशाना साध रहे हो और काट रहे हो। रून मुझे मत काटो। रून यू से कहती है, हाँ मुझे माफ करो। यू रून से कहता है, मैं तुमसे कहता हूँ कि यह शोर मत करो। रून यू से कहती है, क्योंकि ऐसा करने से शायद कोई हमें बचा ले। यू रून से कहता है, इस गलतफहमी के बारे में बकवास करना बंद करो। उतने में ही दोनों छूट जाते हैं और नीचे आ जाते हैं। नीचे गिरते ही रून रोने लगती है। रून रोते हुए कहती है, आखिरकार मैं फाइनली बच गई। यू रून से कहता है, अभी सख्त करता कम करने का समय नहीं है, उठो और भागो। ये सुनकर रून मुंह फुला लेती है। रून यू से कहती है, लेकिन फिर उसके बाद वो बात पूरी नहीं करती और रून यू से फिर से कहती है, अभी मेरे पैर पूरी तरह से कमजोर है। यू रून से कहता है, आपको बता दूं कि मुझसे उम्मीद रखने वाली बात न कहे। यू चिल्लाते हुए कहता है, अच्छा नहीं, रेड स्पाइडर वापस आ रहा है। यू रून को पीछे हटाकर कहता है, आपके पास अपनी टीम होनी चाहिए। जाओ अपनी टीम ढूंढो और इस मकड़ी को मुझ पर छोड़ दो। रून यू से कहती है, अरे तुम हीरो बनना चाहते हो और तुम्हें अपनी जिंदगी के बारे में भी सोचना होगा। रून यू से फिर से कहती है, तुम केवल लेवल 3 पर हो। रून यू से फिर से कहती है, 8वें लेवल के एलाइट का सामना करते हुए तुम्हें बस 1 सेकंड का मौका मिलेगा। जल्दी करो और मेरे साथ भाग जाओ। ऐसा कहते हुए रून यू का हाथ पीछे से खींचने लगती है। यू रून से कहता है, जल्दी भाग जाओ। यू मुस्कुराते हुए कहता है, ओह मैं यहाँ शिकार बनकर भागने के लिए नहीं आया हूँ, मेरा उद्देश्य है। फिर यू के हाथ में चियान एम्पायर की फ्लेम जलने लगती है और वो आगे बढ़ता है। यू रून से कहता है, मैं यहाँ शिकार करने आया हूँ। यू फिर से रून से कहता है, तो अब मैं अपनी सारी भड़ास निकालूंगा, मुझे उस पर अपना गुस्सा निकालना